नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगामकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। आज वो 53 वर्ष के हो गए। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो अपने मुखिया का जन्मदिन खूब धूमधाम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अखिलेश जी अपने कार्यालय भी पहुंचे हैं। वो देखिए वहां उस वक्त की एक तस्वीर, एक नज़ारा उस वक्त का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। काशी से लेकर मथुरा तक, लखनऊ तक कार्यकर्ताओं ने केक काटकर और जैसे भी उन्होंने बधाई दी अखिलेश जी को। वाराणसी में तो हवन पूजन प्रॉपर उस तरीके से भी हुआ। एक पोस्टर में अखिलेश जी को भगवान श्री कृष्ण की तरह भी दिखा दिया गया। तस्वीर में उनके हाथ में संविधान दिखाया गया है। लखनऊ में पार्टी दफ्तर और आसपास के इलाकों में बधाई के संदेश भरे हुए हैं। किसी पोस्टर में उनको भावी पीएम लिखा गया है, तो कहीं उन्हें पीडीए का जननायक बताया गया है। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें उनके सामने। तो इस बहाने हम लोग आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की थोड़ी चर्चा करेंगे डिटेल में कि वहाँ इस वक्त क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है और अखिलेश जी क्या माहौल बना पा रहे हैं या उनका प्रयास क्या है, इसकी बात भी हम करेंगे। बहुत सारे बधाई संदेश उनको मिले हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने भी उनको बधाई दी है, उनकी दीर्घायु होने की कामना की है। मायावती जी ने भी उनको बधाई संदेश जो है वो लिखा हुआ है। परिवार से तो उनको बधाई मिल ही रही है। उनके चाचा हैं रामगोपाल यादव, सांसद हैं, और उन्होंने इस मौके पर 53 पौधे भी लगाए हैं। उन्होंने भी केक काट कर बधाई दी है। तो चलिए, बयान तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ नसीहत भी दी है। कहा कि आप बड़े घर के बेटे हैं, मैं आपको क्या तोहफा दे सकता हूं। तोहफे में एक नसीहत दे रहा हूं। अब वो नसीहत क्या है वो आप है इंटरेस्टिंग, वो अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन पहले रामगोपाल जी की बात सुन लेते हैं। रामगोपाल जी कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी अब ये तय है कि 2027 में वो एक जनअभिलाषी सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब योगी जगह वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 2027 में हो जाएंगे, ऐसी वो कामना और भविष्यवाणी दोनों कर रहे हैं। अखिलेश यादव एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से इंजीनियर हैं और एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए उनकी विजन स्पष्ट है, एवरीबॉडी नोज इट। और इसके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहती है पब्लिक और अखिलेश कि ये जो भ्रष्टाचारी शासन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी दमन चक्र लगातार चल रहा है, जनता उससे ऊब चुकी है। अखिलेश यादव अकेले लोगों की निगाह में हैं जो इस अत्याचारी शासन से उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। जन्मदिन के अवसर हम सब उनको बधाई देते हैं। 27 हों वो और 27 के चुनाव में इस अत्याचारी शासन को हटा के मुख्यमंत्री बने। अब ये शासन अत्याचारी है तो अपने आप हट जाएगा। अगर इस शासन ने कोई काम नहीं किया तो जनता की नाराजगी का फायदा अखिलेश यादव जी को मिलेगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल है? आइए उस पर एक ग्राउंड बातचीत हम कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब भी आगे। सर बहुत स्वागत है आपका। फिर मैं आपको कुछ और बयान वगैरह वो मैं दिखाता हूँ। मैं 2-3 रोज से सर 2-3 सेफोलॉजिस्ट के साथ बैठ रहा हूँ। तो उनका क्या कहना है कि मैंने उनसे पूछा, कल एक लंबी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा, हम ये बात ज़्यादा होती है योगी जी ने क्या माहौल बना दिया, हिंदुत्व की लहर चलेगी नहीं चलेगी, और वो तो साक्षात हिंदुत्व हैं अपने पहनावे से भी। मैंने उनसे पूछा ये बताइए अखिलेश जी के लिए क्या पॉजिटिव है, अखिलेश जी के लिए क्या चल रहा है उनकी पार्टी में, उनकी पार्टी की पहुंच जहां तक है, रीच जहां तक है, सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी। उन्होंने कहा ये सारी बातें इस वक्त उत्तर प्रदेश में बेमानी हैं। और ये दोनों की राय थी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये बातें तब आती अगर योगी आदित्यनाथ को लेकर के हमें कोई कहीं से नेगेटिव आवाज सुनने को मिलती है एक बड़े सेक्शन में से। अखिलेश जी की उनके मुताबिक बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं। अब अगर कोई मुख्यमंत्री लोकप्रिय हो तो विपक्षी नेता के पास स्पेस बहुत कम रह जाती है। तो फिर उसको बड़े अपना टारगेट मुद्दा जो है बहुत पिन पॉइंटेड रखना पड़ता है। क्या काम वो काम अखिलेश जी कर पा रहे हैं? वो उन्होंने डेटा दिया मुझे कि अभी हाल के सर्वे में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलर रेटिंग 60% है। अभी ये राम मंदिर का चोरी वाला इतना मामला चल रहा है, 70% लोगों ने सर्वे में ये कहा योगी हैं, जांच में कोई ढिलाई नहीं होगी। तो ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर के प्रति भरोसा है। तो अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं ऐसे में अपना माहौल बनाने के लिए? त्रिपाठी जी, आज आपको सोचना है अखिलेश यादव जी की तरफ से, आज जन्मदिन है उनका। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाहिर है ओम प्रकाश राजभर जी ने तंज में कहा है, और बड़ा इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल नेता लोग तंज भी वो अच्छा वाला नहीं करते हैं, जिसमें मतलब थोड़ा
मिठास तो होनी चाहिए ना, आप तंज करें, जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन किसी को भी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हालांकि उन्होंने कहा, सलाह ठीक दी है, तो पहली तो जो राजभर जी की सलाह है, मैं उसी सलाह को एक तरह से कहें कि रीफ्रेज करता हूं, अपनी शब्दावली में कहता हूं। अखिलेश जी को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि क्या सचमुच मुलायम सिंह यादव जैसे उत्तर प्रदेश का दौरा करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ जैसे रहते थे, और जैसे उनकी पार्टी उस दौर में भी जब कार सेवकों पर गोली चला दी थी मुलायम सिंह यादव ने, उस दौर में भी पार्टी के तौर पर वो किसी के समाज के विरोध में नहीं आते। सबसे बड़ी जो कहते हैं ना, ये अगर एक सलाह अगर मुझे अखिलेश जी को देनी हो। दूसरा, जब हम मुद्दे की बात करते हैं तो कभी भी वो है ना, दो पंक्तियां के एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो आप एक साथ 50 तरह के मुद्दे फ्लोट कर दें। आज यहां कुछ और बोले, गाजियाबाद से आगे बढ़े, इटावा में कुछ और बोले, लखनऊ पहुंचते कुछ और बोले, और गोरखपुर पहुंच के कुछ और बोले, तो दरअसल सब आपने मिटा दिया। यानी फोकस की बड़ी दिक्कत है। एक और चीज जिसको समाजवादी पार्टी भी झेलती है और राष्ट्रीय जनता दल तो झेल के उसको 22 सीटों पर पहुंच गई, आपका वर्कर क्या दूसरे वर्कर्स के लिए थ्रेट नजर आता है? यानी वो डराता है क्या? उसको लगता है कि अरे अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो इनका जो मतदाता समूह है, इनका जो वर्कर है, मुझे लगता है इन 4 चीजों पर ठीक से काम करने की जरूरत है। और मैं, चूंकि इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी और ये मामला हुआ है, तो इसमें कमजोर होने के बजाय योगी जी और मजबूत हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करते चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो निशाने पर ही नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव को मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की, जिसको कहते हैं कि अब ये जुलाई शुरू हो गया, तो यहां से मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे कैसे जाएंगे, कि एक कंटिन्यूटी में ये शायद उनके काम आ सकता है। अब आपने ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा वाले हैं, एनडीए में हैं, उनकी बात आपने कर दी, मंत्री हैं, उनका मैं पोस्ट पढ़ रहा हूं। अच्छा, मैं क्यों ये पोस्ट पढ़ रहा हूं? क्योंकि जो बात इन्होंने लिखी है ये इस प्रोग्राम में कई बार हो चुकी है, तो वो नसीहत के तौर पर वो भी वही बात कह रहे हैं। पहले उन्होंने उनको शुभकामना दी, उनके स्वास्थ्य की कामना की, फिर उन्होंने कहा आपको पार में क्या दूं, आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री, आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आलीशान बंगलों में जीवन गुजरा है, हम क्या भला देंगे, लेकिन उम्र और अनुभव से बड़ा होने के नाते एक सलाह आपको मैं देता हूं, इसी को उपहार समझ लीजिएगा। अब ये उनके शब्द हैं, सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति को जितना जल्दी हो सके त्याग करें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। गैर यादव पिछड़ों, गरीबों, दलितों, वंचितों और समाज के हर वर्ग के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होइए। ये राजभर जी की सलाह है। मैंने आपसे कहा कि ये बात यहाँ पर खूब हम लोग भी करते रहे, मेहमान बोलते रहे कि मुलायम सिंह जी की राजनीति में अखिलेश जी की राजनीति में बहुत अंतर है। जिसको वो एसी पीसी वाली राजनीति जिस भाषा में उन्होंने कहा है, तो वो अखिलेश जी को शायद उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जी, एक तो जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सबकी तरफ से ही है मेरे ख्याल से, और बेहतर करें उत्तर प्रदेश में, देश में जो भी वो करना चाहते हैं करें। राजभर साहब जो कह रहे हैं वो बात ठीक होगी, और वैसे भी ये देश तो सलाहकारों का देश है। हम लोग तो यहाँ बैठ के रोहित शर्मा को, धोनी को, सबको शॉट मारना सिखाते हैं, तो अलग बात है। तो वो खैर ठीक है, राजभर साहब जो बोल रहे हैं वो ठीक है। ये अलग बात है कि वो सबसे खराब वक्त में भी 37 एमपी के साथ है, ये भी सही है, और समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सर रोकूंगा आपको। एक इस वक्त अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं। सर सबसे खराब वक्त नहीं सर, क्यों बचाया जा रहा है? पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं क्यों बचा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को क्यों बचा रहे हैं, छोटे छोटे लोगों के पीछे पड़े हुए। सर आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि हर चुनाव से पहले आप सनातनी हो जाते थे। पहले आप, मैं तो अभी गया था, रुपये पे चाह रहे थे कि लक्ष्मी और गणेश जी दिखे। अभी पंजाब का चुनाव आने वाला है, इसीलिए आप राम मंदिर बार बार आ रहे हैं, हम सनातनी की बात करें। आप मेरा छोड़िए ना, आप अमित शाह जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं करते। 2.5 साल में वो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे, एक बार चले जाइए, धन्यवाद कराइए उनका। भगवान ने जिता दिया उन लोगों को 2024 चुनाव, अब तो धन्यवाद तो कर लीजिए। सर सीजेआई को जो अपोजिशन पार्टी ने पत्र लिखा, उसके आम आदमी पार्टी ने भी साइन किया है, तो वो मुद्दे उसमें जो उठाए जाए हैं मुद्दे सही हैं, इसलिए हमने भी साइन किया। सर एक पत्र और लिखा गया है, पाकिस्तान भारत की 100 लोगों ने पत्र लिखा है, पीएम मोदी को लिखा है, शहबाज शरीफ को लिखा है कि आज भगवान राम की बात करते हैं, बाकी सारी बातें बाद में। चोरी की उनको कैंसर हो जाएगा। जिन्होंने
दान चोरी की है वो उनको कैंसर हो जाएगा, प्रभु श्री राम उनको कैंसर देंगे और पूजा पाठ उनकी तुलना भगवान श्री राम देखो तीन लेवल पे उनका नाश होगा। इन लोगों को ये लगता है कि भगवान राम कोई पत्थर की मूर्त है, उनके चढ़ावे को चोरी करने वाले का कुछ नहीं होगा। उन्हें ये नहीं पता कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वशक्तिमान है। वो जो इनको दंड देने वाले हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। एक तो भगवान दंड देंगे, दूसरा कानून को दंड देना चाहिए। मेरे को उम्मीद नहीं है कि जब तक इनकी सरकार है कानून चोरों को दंड देगा। जब केंद्र से और उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार जाएगी, और हर राम भक्त को आज ये सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी। नई सरकार आके ही दंड देगी। ये सरकारें, मौजूदा केंद्र की सरकार और मौजूदा यूपी की सरकार इनको दंड नहीं देगी, कभी नहीं देगी, क्योंकि मिले हुए हैं ये लोग। वो बचाएगी, एसआईटी बनाएगी, एसआईटी को 15-15 दिन का एक्सटेंशन मिलता जाएगा, धूल जो थोड़े दिन में भूल जाएंगे। तो अगर हर राम भक्त इनको चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहता है, सरकार बदलो, नई सरकार आएगी, वो इनको चंदा चोरों को दंड देगी। तो दूसरी लीगली, और तीसरा समाज। मुझे बेहद खुशी हुई उस दिन जब बार एसोसिएशन ने उनका बहिष्कार किया है। पूरे समाज को चंदा चोरों को और उनका सहयोग करने वालों का बहिष्कार करना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने आज थोड़ी देर पहले ऐलान किया था कि मैं 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। कुछ बड़ी जानकारी मुझे मिली है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो बयान उनका ढूंढते हैं, आपको बताते हैं। अभी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, ये चंदा चोर हैं बीजेपी वाले, भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया, पैसा बनाया इससे, और ये लोग कभी चोरों को दंड नहीं देंगे। उन्होंने सीधे राम भक्तों से अपील की है कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान राम के मंदिर में जिन्होंने चोरी की उनको दंड मिले, तो इनकी सरकार हटाइए। जब इनकी सरकार हट जाएगी तभी इन चोरों को दंड मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा पकड़ लिया है। अब चलिए, हम भी यूपी की बात कर रहे थे और उन्होंने भी उत्तर प्रदेश की बात छेड़ दी। पीछे से बहुत सारे रिएक्शन भी आ रहे थे। हाँ सर, ठीक है। अभी अरविंद जी की उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका, वो तो अलग है। अभी पंजाब उनको देखना है, पंजाब में क्या कर रहा है। जो हम लोग अखिलेश जी की बात कर रहे थे, उसमें मैं जो समझ रहा हूँ, 2 बातों से चुनाव जीते जाते हैं मोटे तौर पर। चुनाव जीतने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, यदि कैंपेन के तौर पे देखें जी। एक होता है डर, कि आप अपने जो ऑडियंस है, क्लाइंटेल है, वोटर है, उसको डराएं, डर दिखाएं कि ये सरकार रहेगी या ये सरकार आएगी तो क्या बुरा होगा। जैसे बिहार में हुआ कि भाई वो लालू यादव आएंगे तो गुंडागर्दी का राज होगा, ये होगा, उस तरह की बात होगी। अखिलेश जी को लेकर भी ये गुंडागर्दी का राज होता है, ये बात होती है। या जैसे पिछले 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा बीजेपी आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो डर एक बड़ा कारण होता है जीत का या चुनावों के नतीजे बदलने। दूसरा कारण हो सकता है पॉजिटिव, जैसे नरेंद्र मोदी का 2014 का कैंपेन के अच्छे दिन आएंगे। ठीक है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश का कैंपेन की गुंडागर्दी खत्म होगी, हम कानून व्यवस्था लेकर आएंगे। इन दोनों कैंपेन में से शायद अभी कोई कैंपेन उन्होंने नहीं पकड़ा है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। पहली बात जो हर्ष जी ने बात की, उससे मैं ज़्यादा सहमत हूँ कि जैसे पीडीए है, पीडीए को अभी शायद अखिलेश जी ने डिफाइन नहीं किया। वो किसी दिन अगड़ा होता है, किसी दिन अल्पसंख्यक होता है, किसी दिन आधी आबादी होता है। तो जब तक वो खुद फोकस नहीं करेंगे कि वो किस फोकस के साथ जाना चाहते हैं, किस क्लाइंटेल के साथ, हमेशा हम लोग कहते हैं कि आपको डिसाइड होना चाहिए कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। तो टारगेट ऑडियंस जब तक वो नहीं, सबको करेंगे तो नहीं होगा। टारगेट ऑडियंस शायद अभी उनके पास नहीं है, लेकिन हमारी सलाह नहीं, क्योंकि हमसे तो बड़े ही नेता हैं वो। हम तो क्लास का भी चुनाव शायद ना जीत पाए। अरे ठीक है, एडवाइस देना। लेकिन अभी तो ये है, अभी तो, लेकिन चुनाव से पहले भी कोई संकट है क्या अखिलेश जी के लिए? तो ये भी बात करनी चाहिए। अब ये तो फिर बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में भी कहने लगे थे कि भाई सपा में टूट हो सकती है, राजभर जी ने भी कहा। अब उन्होंने तो ये कह दिया है कि इस मानसून सत्र से पहले, संसद के सत्र से पहले सपा के सांसद टूट जाएंगे। अच्छा, वो हो या ना हो, कल एक बड़ा घटनाक्रम हो गया सर, उसकी बात बता करके आ रहा हूं। उनके जो विधानसभा मुख्य सचेतक हैं कमाल अख्तर, उनका इस्तीफा ले लिया गया। अब अपने चीफ विप का विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी इस्तीफा ले तो कोई बड़ी वजह होगी। वजह क्या बनेगी? मुरादाबाद से जो सांसद है रुचि वीरा, उनके साथ उनकी अनबन थी।
हमने कल भी बात की थी, रुचि वीरा जो हैं वो आजम खान साहब की वजह से माना जाता है कि उनको टिकट मिला था, ऐसा माना जाता है। आजम खान साहब की अब पार्टी में नहीं चलती, ये भी मानते हैं लोग, लेकिन फिर भी अखिलेश जी ने रुचि वीरा के लिए कमाल अख्तर का इस्तीफा लिया। और मजेदार बात यह कि रुचि वीरा मीडिया में आके बता रही हैं कि हाँ, मेरा उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और मैंने शिकायत की थी उनकी, और इसके बाद इस्तीफा लिया गया है। एक मुस्लिम नेता का इस्तीफा लेना, अखिलेश जी का, और जिसकी शिकायत पर लिया गया आजम खान कैंप, और वो व्यक्ति सामने आके कहे कि हाँ मेरी शिकायत पे लिया गया, ये बड़ी बात है। और फिर उस पर कमाल अख्तर सफाई दे रहे हैं कि भाई झगड़ा झंझट तो हर जगह चलता रहता है, कोई बात नहीं। आप दोनों बयान सुनिए। हम लोगों को अब चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। जो चुनाव अब आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें भाजपा से लड़ना है। तो जो भी परिस्थितियां पिछले दिनों रही वो मैंने सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उनसे अवगत करा दिया। अब उनका फैसला है कि उन्होंने अनुशासन की तरफ ये कदम उठाया है। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी पार्टी के अंदर आपस में लोगों में इत्तेफाक न इत्तेफाकी चलती रहती है, और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ है भी तो आप उनसे जाके पूछिए जिनका नाम ले रहे हैं। मेरे मन में या मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी तो वो बताएंगे आपको। पीडीए को मजबूत करने के लिए कमाल अख्तर साहब ऐसी मजबूती से खड़े रहेंगे जैसे खड़े आते आज तक दिखे हैं। 30 साल समाजवादी पार्टी को मजबूत करते करते हम लोग यहाँ तक आए, और जब तक जीवन रहेगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन का मकसद है। भाई, पीडीए में से एक अल्पसंख्यक का इस्तीफा हुआ है, बड़ी बात है। यूपी में आप कहेंगे कि एक नेता के इस्तीफे को हम क्यों इतना बड़ा बना रहे हैं? एक तो उनका पद भी बड़ा था और दूसरा समाज, जिस समाज से हुआ था। क्या खबर है? कमाल अख्तर और मुलायम सिंह के बड़े करीबी रहे। मुलायम सिंह ने ब्रिगेड का अध्यक्ष बनाया था, और 2024 में तो मुरादाबाद से इनको सिंबल मिल गया था लोकसभा चुनाव लड़ने का। रुचि वीरा को नहीं मिला था। अच्छा, अखिलेश ने इन्हीं को टिकट दिया था पार्टी का, लेकिन आजम खान अड़ गए रुचि वीरा के लिए, इसको मुरादाबाद से टिकट देना है। फिर इनको मना किया गया और फिर रुचि वीरा को टिकट दिया गया। तो उससे ये थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। अखिलेश के बहुत भरोसेमंद नेताओं में माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जो पिछले टाइम एपिसोड हुआ था कि मुरादाबाद में कार्यक्रम हुआ और सांसद का फोटो नहीं, सांसद को बुलाया नहीं गई, तो ये शिकायत उसने अखिलेश यादव के साथ तो की, यह संदेश रुचि वीरा ने आजम खान के पास भी भेजा। वो खबर ये आ रही कि आजम खान ने जेल से संदेश भिजवाया कि भाई उसको उस पद से आप हटाइए वहां से, और आजम खान की शिकायत से बड़ी भूमिका रही हटाने के। आजम खान अभी भी इतने ताकतवर है पार्टी में? नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते होंगे कि चुनाव के 8 महीने पहले अखिलेश यादव बनाम आजम खान की लड़ाई हो और फिर रामपुर और फिर मुस्लिम में संदेश जाए। तो वो इस मामले को ठंडा करना चाहते होंगे, वो नहीं चाहते होंगे कि आजम खान को इस समय नाराज किया जाए और आजम खान कोई बयान दे दे, कोई नाराजगी जताए, फिर अखिलेश के लिए एक चर्चा ये चल रही है शायद इनकी जगह किसी दलित समाज से या पिछड़े समाज से किसी व्यक्ति को ये पद वो देना चाह रहे हैं, ऐसी भी चर्चा है। नहीं, अब देंगे। अब देखिए, अब अल्पसंख्यक से गया तो किसी दलित को ही देंगे, किसी पिछड़ों को ही देंगे। ये रत्ता है, वो किसी को देंगे। अपर कास्ट तो देंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष का नेता उन्होंने मता प्रसाद पांडे को बना के रखा है, तो देंगे तो किसी दलित को ही। लेकिन जिस तरीके से हटाया है कि मतलब आपने रुचि वीरा की शिकायत पर इसको हटा दिया, ये बता रहा है कि आजम खान का दबदबा है, लेकिन ये बहुत करीबी है। मुझे लगता नहीं कि पार्टी छोड़ने वाली इनकी कमाल अख्तर की स्थिति आएगी। सर, एक चीज सिर्फ है, आजम खान के कहने पर हटा दिया होगा, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल। कोई बात तो बड़ी हुई है, वो हो सकता है, लेकिन मेरा चूंकि है क्या ना कि रामपुर के सांसद की लड़ाई, जिस तरह से आजम खान और उनका परिवार बोलने तक को तैयार नहीं, अखिलेश यादव से मिलना भी बड़ी मुश्किल से हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि आजम खान के कहने से कुछ हो जाएगा। कुछ दूसरी परिस्थिति, ये एक प्रकरण है इसके, चलिए इसकी कहानी भी ढूंढ करके आपको बताएंगे। लेकिन मोटे तौर पर से इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव जी के दांव जो हैं सही फिट बैठ पा रहे हैं या नहीं? अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। और मुझे लगता है कि देखिए, एक वोट बैंक उनके पास बहुत सॉलिडली खड़ा है और वो है यादवों का वोट बैंक। दूसरा वोट बैंक उनके साथ बहुत मजबूती के साथ जो लोकसभा में खड़ा हुआ था वो था मुसलमानों का वोट बैंक। और उस मुसलमानों के वोट बैंक में ये भी जोड़ लीजिए कि मायावती को मुसलमानों ने किनारा कर दिया और उनके साथ खड़े हो गए। तो जो कुछ वोट पहले मायावती जी को मिलता था वो एकाएक शिफ्ट करके पूरा का पूरा वोट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश के साथ खड़ा हो गया। उनको सबसे ज़्यादा डर अभी सता रहा है कि ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर। ओवैसी फैक्टर
क्या इम्पोर्टेंट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। और दूसरा इस बात पर निर्भर करेगा राम मंदिर के में चंदा चोरी का मुद्दा जो है वो कितना आगे बढ़ता है। क्या ये वाकई हिंदू समाज के अंदर इस बात को, जो भारतीय जनता पार्टी है या संघ परिवार है या विश्व हिंदू परिषद है, उसको लेकर के उसको ये जिम्मेदारी कमजोर भी तो करता खुद है। उन्हीं की है ना कि वो इसको कितना बड़ा बना पाते हैं। मैंने वही कहा ना कि इसका वो कितना लाभ उठा पाते हैं, क्या इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना पाते हैं। और हिंदू समाज को ये निर्णय लेना होगा कि भाई इनके और इनके बीच में चुनाव क्या करना है। क्योंकि कई ऐसे लोग भी मिले जो कहते कि आखिर हम लोगों के पास जाने का कोई विकल्प कहाँ है। यदि हम चले जाते हैं, मान लेते हैं कि 2 मिनट के लिए कि हम समाजवादी पार्टी के पास चले भी जाते हैं, तो फिर तो हमको वही अल्पसंख्यकों का, नहीं, एक खास वर्ग के, एक खास धर्म के लोगों का एक ढंग से गुंडई ही पूरे उत्तर प्रदेश में सहना ये पड़ा। नाराज भाजपाई समर्थक कह रहे हैं। ये नाजपाई जो राम मंदिर के मुद्दे पर भी चिड़े हुए पड़े हैं, उनका भी इस प्रकार का कहते हैं इसको टीना आकलन। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हाँ, अच्छा, लेकिन जो आपने वो बात की ना मायावती जी वाली राजनीति में बात, कोई टीना फैक्टर नहीं होता है। अच्छा, ये हमेशा मैं कहता हूं, और जो भी कहता है कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो अक्सर ये कहा जाता रहा, और जब ऑल्टरनेटिव आ जाता है तो लोग कहते हैं कि अच्छा, तो टीना फैक्टर नहीं। त्रिपाठी जी, पांडे जी, शर्मा जी, अग्रवाल जी, बंसल जी, सब चल टीना जाएंगे। फैक्टर नहीं, टीना फैक्टर कोई नहीं होता है, मेरा ये सब क्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं, फिर आप लोग जानते हैं। नहीं, जहां तक ये मुस्लिम समीकरण वाली बात चल रही है, इसमें कल एक मजेदार बात सुनी। वैसे तो ओवैसी जी के क्रेडिट में एक बात कहूंगा, वो जहां जाते हैं, आप बिहार के इलेक्शन उठा के देख लीजिए, आप बंगाल के इलेक्शन देख लीजिए, आप यूपी के इलेक्शन देख लीजिए, वो पहला ऑफर ये देते हैं कि मैं ऑपोजिशन यूनिटी में साथ देना चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वोट बिखरे। ये वो यूपी में भी ऑफर कर दिया उन्होंने। ये वो बहुत जानबूझ करके कहते फिर भी, लेकिन ठीक है, आप उनको इसका दोष तो नहीं दे सकते ना। उन्होंने जाते ही पहले कहा, तैयार हैं, तैयार, मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ आने को तैयार हूं, इज्जत से बात कीजिए। उन्होंने ये ऑफर कर दिया। और यूपी में जब भी ओवैसी जी आते हैं तो पहले समीकरण अखिलेश जी के साथ बात नहीं होती, इनकी बात चलती है क्या ये मायावती जी के साथ अलाइन कर लेंगे। अब ये बात फिर उठ गई है, क्या ओवैसी प्लस मायावती जी कोई कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश के अंदर बन सकता है? कल ये चर्चा मैंने सुनी कहीं। सर, मुझे नहीं लगता मायावती जी किसी के साथ जाने वाली हैं। अच्छा, कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको कहीं नहीं जाना है। नहीं, मायावती जी जा सकती हैं। गजब बात कह दिया आपने, कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनको कहीं नहीं जाना। समीर जी, वो तो दर्शक समझ गया होगा सर। हाँ, नहीं, इस बार तो मुझे लगता है मायावती थोड़ा चुनाव ढंग से लड़ेंगे। जिस तरीके से पार्टी का हाल हो गया और जिस तरीके से आकाश आनंद को उन्होंने जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अभी तक लंबे समय तक वो शांत रही है। आप उन्होंने बहुत गहरी अभी, हाँ, समझ गया। वो कहना चाह रहे थे कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको बीजेपी के लिए समर्थन कहना है। लेकिन उनका समर्थन वक्त तो अखिलेश यादव के पास चला गया। अखिलेश यादव की 37 सीटें आ गई लोकसभा के अंदर। यह मायावती को सबसे ज्यादा चुभ रहा है कि मेरी एक सीट नहीं है और अखिलेश यादव 37 सीटें लेकर चले गए। तो मुझे लग रहा है कि अब उनको लग रहा है कि भाई मेरा वोट तो भाजपा जनता पार्टी के पास कम गया, अखिलेश यादव के पास ज्यादा चला गया है। अब मायावती एक चुनाव थोड़ा ढंग से लड़ने की कोशिश करेगी। उसकी तैयारी भी जिस तरीके से उन्होंने शुरू कर दी है, अपने भतीजे को उनको सेटल करना है, खुद को रूप से प्रासंगिक बना के रखना है, तो मुझे लगता है वो लड़ेगी। लेकिन ये बात सही है कि ओबीसी बात जरूर करेंगे। वो सबसे पहले कांग्रेस से बात करेंगे। उन्हें पता है अखिलेश इतने जल्दी उनको हाथ नहीं रखने देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। वो कांग्रेस के माध्यम जाने की कोशिश करेंगे, अखिलेश को प्रस्ताव भेजेंगे पत्र लिखकर, मायावती से वो वहां क्या कहते हैं सर, वो कैसे कहते हैं, किसी ने कहा था एक बार, चिमटे से भी नहीं छुएंगे। चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और वो तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं। कोई चिमटे से भी नहीं छुएगा। नहीं छुएगा, लेकिन तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। छोटे बिल्कुल इनको छू सकती हैं, और छू सकती हैं। उत्तर प्रदेश की अभी की राजनीति में चूंकि अखिलेश यादव वही व्यवहार करेंगे जैसा तेजस्वी ने किया था, राहुल गांधी, कांग्रेस किसी कीमत पर ओवैसी के साथ नहीं जाएगी, तो सबसे बेहतर ऑप्शन, और दोनों की जो स्थिति है वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। नहीं, ओवैसी जी अगर मायावती जी के साथ चले जाएं तो मतलब फिर तो बीजेपी आज सीटें डिक्लेयर कर देगी कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। मुझे अगर ये हो जाए, देखिए, मैं ये कह रहा हूं, क्या होगा ये तो नेता तय करते हैं, लेकिन हमारा तो काम अनुमान लगाना है। मुझे पक्के तौर पर यह लगता है कि मायावती और ओवैसी किसी दिन आपको एक साथ प्रेस दिखाई देंगे। दिखेंगे सर, बहुत शॉर्ट में। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। मायावती जी और उनके बीच में बातचीत भी चल रही है। अब ये ऐसे तो जब तक हो नहीं जाता है तब तक तो आदमी हमेशा डिक्लेयर करता है कि हम कहीं अकेले ही चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन ये कॉम्बिनेशन यदि होता है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत होगा। बम बम हो जाएगी बीजेपी अगर ये हो जाएगा। बिल्कुल। पहले ये चर्चा ज्यादा होती थी, या थोड़ी खबर सी लगने लगी है या खबर जैसी बनने लगी है कि शरद पवार जी की पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। जिस पार्टी में से वो निकले थे उसी पार्टी में वो वापस जा सकते हैं। बड़े लंबे समय से ये सारी अटकलें चलती थी, बात हो रही है जब तक अजीत पवार जी जीवित थे, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी तोड़ी थी तो ये था कि पहले ये दोनों धड़े जो हैं एक हो जाएंगे, फिर ये एनडीए में आ जाएंगे, इसी चर्चाएं चलती थी। लेकिन साथ साथ ये भी था कि शरद पवार जी का मन कांग्रेस में शायद ज्यादा लगेगा। अब इसे नौबती क्यों आई कि वो अपनी जो पार्टी बनाई इतनी मेहनत से उसको फिर वो मर्ज करने की बातें करने लगे। बात तो ये है, उसकी बात होगी। मैंने क्यों कहा कि अभी थोड़ी खबर सी लगने लगी है, इसके बारे में एक बड़ा बयान स्टेटमेंट आया है कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर की तरफ से, विजय वडेट्टीवार। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हां, कांग्रेस और एनसीपी पवार गुट के बीच विलय को लेकर दिल्ली में टॉप लेवल पर हाई कमान के स्तर पर बातचीत चल रही है और बातचीत बड़ी एडवांस स्टेज पर चल रही है। और उनका यह कहना था कि विलय को लेकर जल्द ऐलान भी हो सकता है। तो जो लोग शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास रखते हैं, उनका ऐसा कहना था कांग्रेस के नेता का, तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। विजय वडेट्टीवार का कहना है कि शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा अगर, तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत होगी। हाईकमान के साथ में पवार साहब की पार्टी ये सेकुलर पार्टी है। जो राष्ट्रवादी गई है वो सेकुलर नहीं मानते हैं। एक धर्मांध शक्ति के साथ में जाना वो सेकुलर कभी नहीं हो सकते। वो बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो और पवार साहब जो है, बड़े पवार साहब, शरद पवार साहब, वो विचार को लेकर काम कर रहे, इसलिए सत्ता से परे होकर उन्होंने अपना विचारों को पकड़ के काम किया है। और उनके साथ में जो लोग हैं वो यही विचारों से बने हैं और कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ते हैं। इसीलिए उनका विलीनीकरण करना या उनको पार्टी में शामिल करना, यह हाईकमान उनसे चर्चा कर रही है और अच्छा रिजल्ट आएगा और एक ताकत से फिर कांग्रेस पार्टी उभरेगी, ऐसा हमें विश्वास है। शब्दों में गौर कीजिए, ये चर्चा हाईकमान कर रही है, ये बात हो रही है। संजय राउत जी तो कहते ही रहते हैं, वो भी अभी उसी खेमे में हैं कि भाई मिल ही जाना चाहिए उनको, कांग्रेस पार्टी में वापस चले जाना चाहिए। आज वो बात कांग्रेस के नेता ने बड़े खुल करके कह दी। अभी समीर जी अंदर की बात बता दें कि ये काम क्या होने जा रहा है, या अभी बस अटकल ही माने इसको भी? नहीं, ये मतलब अब बातचीत शुरू हो गई है। पहले जिस तरीके से शरद पवार ने बयान दिया था कि अजीत पवार के साथ दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विलय की चर्चा लगभग फाइनल स्टेज पे थी और बीच में अचानक से अजीत पवार की डेथ हो गई थी। उसके बाद ये कोशिश की गई कि सुनीता पवार के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो, बातचीत हो, लेकिन सुनीता पवार उप मुख्यमंत्री बन गई। बाद में राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि प्रफुल्ल पटेल ने उस विलय के लिए मुझे लगता है कि बहुत सहमति नहीं दी और फिर शरद पवार को लगा कि अब राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा कुछ महाराष्ट्र बचा नहीं है। जिस तरीके से लेकिन सर, अजीत पवार तो उनको एनडीए में लाना चाहते थे ना, अब कांग्रेस पार्टी में विलय में अचानक नहीं, ऐसा एनडीए का आने का नहीं था। उसके अंदर दोनों मर्ज हो रहे थे। कहा जा रहा था कि एक अलग मतलब अपनी स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर मजबूत करेंगे। ये शरद पवार ने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो एनडीए में किस स्थिति में ले जाएंगे। अजीत पवार उसके लिए सहमति जता रहे थे। इस बात का खंडन बाद में प्रफुल्ल पटेल ने और उनके जो दूसरे सुनील तटकरे, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया था कि हम कहीं नहीं जाने वाले थे, हम एनडीए के साथ ही रहने वाले थे। तो अब पवार साहब जाना चाहते हैं? पवार साहब एक्चुअली जितेंद्र आव्हाड जो शरद पवार के बहुत करीबी है, विधायक है, उनकी पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने ये इस बात की चर्चा शुरू की और कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए, पश्चिम महाराष्ट्र बने रहने के लिए अब बिना कांग्रेस के हमारे लिए रहना मुश्किल होगा। क्योंकि एक तरफ बहुत ज्यादा एकनाथ शिंदे मजबूत हो गए, शिवसेना बुरी तरीके से टूट गई है। अब जो महागठबंधन बना था कि भाई कांग्रेस से शरद पवार है और उद्धव ठाकरे मिलकर जो चुनाव लड़े थे लोकसभा के अंदर, वो अब लगभग बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। तो जब उद्धव ठाकरे किसी तरीके से कोई कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं है, तो अब लग रहा है कि दोनों कांग्रेस मर्ज हो जाए। पश्चिम महाराष्ट्र जो शरद पवार का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, शरद पवार को लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस के साथ जाने पे अब सुनीता पवार साहब इसको कंसिडर कर रहे हैं, करेंगे आने वाले समय में। उनके पास बहुत राजनीतिक समय नहीं है, तो करेंगे इस बात को। मैं इसमें ज़्यादा जोड़ नहीं सकता क्योंकि समीर जी विलय करवाते, मतलब जानकारी उन्हीं को रहती है कि किस तरह का विलय महाराष्ट्र में हो रहा है। शरद पवार जी बहुत, क्योंकि अब उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर भी हो गई है कि पार्टी वहाँ पर रही नहीं है और उनको सुप्रिया सुले का भविष्य भी मेन बात वो है। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो कैसे मर्ज कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर भी रास्ता खुल जाए, मतलब उनको तो सुप्रिया सुले का भविष्य। कोई उदाहरण याद आता है आपको? पार्टी से तोड़कर निकले, अलग पार्टी बनाई, फिर वापस उस पार्टी में गए? हाँ, ये तो है ना। मतलब मैं तो इस तरह, मतलब किसी और बीजेपी तो उमा भारती ने किया, उमा भारती किया, कल्याण सिंह येदियुरप्पा ने किया, येदियुरप्पा ने किया, कल्याण सिंह ने किया। कांग्रेस तक और कांग्रेस के सारे उदाहरण हैं, नहीं बहुत उदाहरण है। नारायण दत्त तिवारी हैं, वो लोग
सारे बहुत सारे उदाहरण है, क्योंकि जब नरसिम्हा राव के वक्त तो कांग्रेस इतनी टूट गई थी, फिर जब सोनिया जी आई तो वो सारे के सारे अलग अलग धड़े वापस। सर कांग्रेस में एक आ गए। अंतर है इसमें, लेकिन शरद पवार सीधे सोनिया गांधी के साथ झगड़े में आए, मतलब एक तो वो, और दूसरा ये जितने उदाहरण है ये बाहर निकल के फेल हुए, शरद पवार तो कामयाब हुए, बाहर निकल के उन्होंने सक्सेसफुल पॉलिटिक्स की। आज नहीं, आज कहां पर हैं? और वो कब सक्सेसफुल हुए? जब आए वो यहाँ पर, तब भी उन्होंने कांग्रेस का साथ ही लेकर बनाई। महाराष्ट्र में जब किया तो भी कांग्रेस के साथ आए, एनसीपी और कांग्रेस ही बनाते, केंद्र में भी जब कृषि मंत्री वो बने तो भी कांग्रेस के साथ ही बने। बिल्कुल। इसलिए मैं तो कई बार ये कहता हूँ, वैसे हो सकता है समीर साहब इससे नाराज हो कि जो आप उनको हिंदुस्तान की राजनीति का बड़े चाणक्य के तौर पे कहते हैं, मैं उनके लिए ओवर स्टेटमेंट के तौर पे छोड़ दिया सर, अब कहाँ कहते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग अब भी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति उनके बिना नहीं चलती। एक बयान आपको और सुना देता हूं, जैसा अभी समीर जी ने कहा कि भाई ऑपोजिशन खेमा बड़ा कमजोर हो गया। शरद पवार को कांग्रेस से मिलने से उनको क्या फायदा होगा? उनके राजनीतिक जमीन को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। यदि उनके सुप्रिया, उनकी अपनी बेटी का भविष्य वो चाहते हैं, आके राजनीतिक भविष्य चाहते हैं, तो कांग्रेस का भविष्य तो पहले दिखाई देना चाहिए कि कांग्रेस का बहुत अच्छा भविष्य है। और कांग्रेस का बहरहाल न महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है और न केंद्र की राजनीति में बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है। मैं आगे की नहीं जान रहा कि कोई बहुत बड़ा कल मुद्दा बन जाए और कोई बहुत ऐसी चीजें आ जाए जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बाहर कर दे 2029 के चुनाव में। तो न तो महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस, एक चीज देखिए, कांग्रेस जहां भी तीसरे नंबर पर फिसलती है फिर पहले नंबर पर नहीं पहुंच पाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई स्टेट आप एग्जाम्पल, सर महाराष्ट्र में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही। देखिए महाराष्ट्र में आज के दिन में है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में है क्या? वो नहीं है। लेकिन ये एनडीए में यूं नहीं जाना चाहते ना, ये तो चर्चाएं कई बार उठी हैं। अजीत पवार तो प्रयास, मुझे तो ये जानकारी थी वो ऐसा ही प्रयास कर रहे थे, समीर जी नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कल जाकर के यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ या एनडीए की तरफ आते हैं तो हो सकता है वो केंद्र में मंत्री भी बन सके कहीं। अभी तो केंद्र में किसी और के मंत्री बनाने की बातें वहां चल रही हैं। वो आपने सुना बयान, कल खबर आई थी, हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था, सचिन अहीर जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के बड़े सीनियर लीडर थे। अच्छा, ये एनसीपी से, शरद पवार की पार्टी से, उनकी पार्टी में गए थे, वहां से कल ये आ गए शिंदे साहब की और इनको विधान परिषद का उपसभापति बना दिया गया। अच्छा, ये भी क्यों किया गया? सीधे एक आदमी को तोड़ के सीधे उपसभापति क्यों बनाया? एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता उस पर। अगर आप सभापति या उपसभापति बना देते हैं तो एक भी आदमी टूट करके आ सकता है, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, इसलिए वो पद इनको दिया गया। मजबूत आदमी थे, इन्होंने चुनाव लड़वाया और जितवाया था आदित्य ठाकरे को वर्ली से, मुंबई से। अब वो आ गए इधर। अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, अब वो क्या कहते हैं, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये सब वही है ऑपरेशन फडणवीस, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन फडणवीस है। और कल उन्होंने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये जो अब सत्र होगा विधानसभा का, ये बतौर मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का आखिरी सत्र होगा। तो चल ही रहा है, सत्र चल रहा है ये, तो उनका ये लास्ट सत्र है। इसके बाद हो सकता है आप उनको दिल्ली में देखें। ऑपरेशन टाइगर नहीं था, अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद, यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है, इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को, लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। अब मैं आपको खबर भी दे देता हूं, महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति चुनाव में सचिन अहीर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उपसभापति विपक्ष ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया और निर्विरोध वो चुन लिए गए। कल ही एनडीए में शामिल हुए थे और निर्विरोध उनका जो है इलेक्शन जो है वो कामयाब हो गया। बाकी आपको बताएंगे त्रिपाठी जी, ऑपरेशन फडणवीस है कि टाइगर है। नहीं, मतलब जिस भाषा में संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, ये तो मुझे ऑपरेशन आदित्य ठाकरे लग रहा है, क्योंकि सीट सबसे ज़्यादा सचिन अहीर के इधर आने के बाद उन्हीं की खतरे में। वो अब विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जिस तरह की महाराष्ट्र में राजनीति होती थी, तो यही सब तो छोटे छोटे ठिकाने थे ना, वही राणे, भुजबल, गवली, आहवाड़, यही सब तो ठिकाने हुआ करते थे, जिससे कोई कहता था कि अरे शरद पवार की राजनीति देखो, बाला साहब की राजनीति, यही तो थे ना, ये बड़े बड़े खंबे थे। वो सारे खंबे टूट गए।
देवेंद्र फडणवीस ने तो ऐसी राजनीति कर दी, और उसमें हम देवेंद्र फडणवीस ही क्यों कहें, फडणवीस शिंदे ने मिलकर ऐसी राजनीति कर दी है। भले उनका आपस में तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है, दोनों ने मिलकर ऐसा कर दिया है कि और कोई अब लड़ाई लड़ने लायक बचा ही नहीं। खटपट है क्या शिंदे जी में फडणवीस जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है जितना ये जिस स्पॉट लाइन को ये उघाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों चाहते हैं, दोनों मुख्यमंत्री अब रह चुके हैं, एक है एक रहता है, तो वो वाला संघर्ष तो है, लेकिन दोनों को पता है कि हमारी जो क्या कहा जाता है ना कि रेड लाइन है, तो दोनों को अपनी रेड लाइन पता है। आदित्य ठाकरे ने कल एक बड़ा मजेदार बयान दिया, और रेड लाइन यहाँ है दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 में। अच्छा ठीक है। आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि भाई अब वो तो वर्ली के मजबूत आदमी थे, वो चले गए, तो आप अगला इलेक्शन वर्ली से लड़ेंगे? उन्होंने कहा मैं तो बनारस से भी लड़ लूंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा है ये बढ़िया, मैं बनारस से भी चुनाव लड़ने के लिए, ये बढ़िया, मतलब अभी से आशंका बढ़ गई, हारना ही तो बनारस लड़के रहो। केजरीवाल बनारस लड़के देख चुके हैं ना। मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे की पूरी शिक्षा दीक्षा जो है वो संजय राउत की निगरानी में हुई है, और उसी प्रकार की वो राजनीति, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली राजनीति जो है ना, जमीन की राजनीति पर ये भी नहीं है। जो बड़े बाप के बेटे होते हैं ना, वो जमीन पर ज्यादा नहीं, राजनीतिक दाई आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो जो भी आप कह लीजिए, शुद्ध शब्द बेहतर आपका उच्चारण। आप लोग बड़े खतरनाक हैं, कहीं के कहीं निकल जाते हैं आप लोग। मैं चलिए अगली खबर पर जा रहा हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार के तौर पर, डेवलपमेंट के तौर पर गुजरात मॉडल चलाती है ना, ऐसे पॉलिटिक्स के तौर पर उसे बंगाल मॉडल चलाना चाहिए कि अब कहीं विपक्ष ना रहे, विपक्ष ही वॉकआउट कर जाए, विपक्ष वॉकआउट कर जाए जहां पे। हाँ, तो अब बंगाल मॉडल पे संसदीय राजनीति में बंगाल मॉडल चलाना चाहिए। पूर्वोत्तर मॉडल क्यों नहीं कहते बंगाल? चलिए सर अगली खबर बता रहा हूं, देखिए है 2-3 और मजेदार खबरें हैं। कल जो है ऑपोजिशन के 23 दलों ने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है SIR पर। अब वो चिट्ठी जो है बड़ी गंभीर है। डीएमके भी है उसमें सर? जी गंभीर सर, वो तो अलग बात है कि उसमें डीएमके भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है ऑफिशियली। डीएमके और आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी उस चिट्ठी पर दस्तखत किए। जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसमें 21 पार्टियां आई थी, इसमें 23 पार्टियों के सिग्नेचर हैं। मैंने क्यों कहा कि ये चिट्ठी बड़ी गंभीर है? इसमें चीफ जस्टिस की अंतरात्मा को क्या कहते हैं, आह्वान किया गया है। अब चीफ जस्टिस की अंतरात्मा का आह्वान अगर करना पड़े किसी को, तो मामला गंभीर है। इसका मतलब आपको उनके फैसले पर तो भरोसा नहीं है, तो अब आप आत्मा पे जा रहे हो कि प्लीज अपने कॉन्शियंस से कॉल लीजिए, ये काम देश में बड़ा गलत हो रहा है। तो ये वो चिट्ठी जो है वो लिखी गई है, और इस पर मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। राजीव राय सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। जो बात चिट्ठी में अंग्रेजी में बड़ी सभ्य भाषा में लिखी गई थी, उन्होंने बड़ी साफ साफ कह दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया बहुत गलत हुआ जो बंगाल में हुआ था। और मिलॉर्ड अगर ये कहने लगे कि 27 लाख लोग इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में वोट डाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? तो फिर उनको भी इसका ख्याल करना चाहिए कि इतिहास सबका लिखा जोखा लिखता है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं राजीव राय। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह का एटीट्यूड बंगाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का रहा, मैं बहुत ही सम्मान के साथ करना चाहता हूं। मेरा अवमानना करने का, लेकिन चाहे तो केस कर सकते हैं कि बहुत निराश किया। मिलॉर्ड अगर कहे कि 27 लाख लोग इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देंगे, तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? टालते रहो, डेट डालते रहो, और चुनाव हो जाए, सरकार बदल जाए, डकैती हो जाए, तो मुझे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा मिलॉर्ड से, जो वहां बैठे हो, देश की उम्मीद हो, देश का भरोसा हो, उस भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए कभी आत्मचिंतन और मनन करना। इतिहास में सबका नाम लिखा जाता है, सबका नाम लिखा जाता है। 27 लाख वोट कट गए और आप बोलेगा अगली बार दे देना। एडवोकेट का कोई फैसला ना है, जीत और हार तो लोकतंत्र में एक वोट से भी होती है ना। ये बात बड़ी खोल के कह दी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बंगाल के इलेक्शन में SIR के बाद फिर उनको एक बार फिर मौका अपने वोट की वैधता साबित करने का दिया गया था। अब चुनाव नजदीक आ गया था, वो ट्राइब्यूनल बनाए गए थे, ट्राइब्यूनल के फैसले देरी से आ रहे थे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव तो अपनी तिथि पे ही होगा, जितने फैसले हो जाएंगे, फिर जितने ही नहीं हो पाएंगे वो बाद में फैसले हों, फिर वो अगले इलेक्शन में वोट डालें, तो उसका वो हवाला दे रहे थे। अच्छा, महाराष्ट्र की पार्टियां ये बार बार कहती रहती हैं कि हमारी पार्टियां टूट गई, शिवसेना की शिवसेना UBT और शिवसेना हो गई, और उस बात को 4 साल हो गए और आज तक उस बात का फैसला ही नहीं आया कि वो पार्टी टूटना और नई पार्टी बनना, वो सिंबल चला जाना, ये ठीक भी था कि नहीं था। उसके बाद इलेक्शन भी हो गया, नई सरकार भी आ गई। तो ये बातें पार्टियां पहली बार नहीं कह रही हैं, इस बार थोड़ा जोर से कह रही हैं। अब इसका क्या असर होगा आप बताएंगे, क्योंकि आप बंगाल वाले विषय पर आप काफी वोकल रहे हैं।
ये सवाल तो मतलब उठता ही रहा, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, जो 27 लाख वोटर्स का सवाल है। और इसमें इस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को लिखा गया, उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह शायद ये रही कि जो बाद में SIR हो रही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सुपरविजन में जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दी, इसलिए ये गेंद वहाँ से वहाँ पर उस पाले में आ गई। एक बड़ी वजह ये रही, और दूसरी बड़ी वजह रही 27 लाख वोटर्स को जिनको वोट देने का मौका नहीं मिला। तो दोनों बातें हैं। अब मेरा सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट तो इशू सेटल कर चुका है ना कि SIR वैधानिक है, इसी को अधिकार है, और ये 27 लाख वाली बात तो है, इससे सेटल थोड़ी होते हैं इशू। और कौन सेटल करेगा? नहीं, सेटल विवाद तो चलता रहता है ना। सेटल का मतलब हो गया कि भाई चुनाव हो गए, उसकी मान्यता हो गई, वैधता हो गई, वो वहां तक ठीक है, लेकिन उस पर आपकी असहमति तो बनी ही रह सकती है, और उसकी लड़ाई आगे। अब चुनाव हो गया, उस पर तो कोई जा नहीं रहा कि भाई इस सरकार को खारिज कर दो या इन चुनावों को खारिज कर दो। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियंस को अपील, और अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियंस को अपील कैसे हो सकती है? तरीका है बात करने का, लिखने का। सौरभ, बहुत सीधी बात है कि आप कान सीधे नहीं पकड़ रहे हैं। आप सीधे कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ या सरकार के साथ नेक्सस है, वो विपक्ष की चीज़ों को ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष के जेन्युइन बात को भी, अब जेन्युइन हो या नहीं हो, लेकिन उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसा अपोजिशन कहना चाहता है, अपोजिशन यही कहना चाहता है, बहुत साफ साफ ये है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है। पहले भी कपिल सिब्बल ने कहा था कि भाई आप कोर्ट से उम्मीद मत करना, कोर्ट से कोई उम्मीद है। कपिल सिब्बल का एक भाषण है, बहुत जोरदार भाषण है उसे। अब जरा देखिए, इसी को देखिए, महाराष्ट्र को लेकर के तो जस्टिस चंद्रचूड़ भी आए, जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जो है अभिषेक मनु सिंघवी और इस सबके, कपिल सिब्बल के बहुत करीबी जिनके बारे में कहा जाता था, वो भी चीफ जस्टिस होकर के आए, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन लड़ने के लिए बेल पर बुला लिया था कैंपेन करने के लिए। उस समय भी सवाल उठे थे। इसी चीफ जस्टिस को आप क्यों ऐसे टारगेट कर रहे हैं? दूसरी बात, क्यों इतना बंगाल पर आते हैं, 27 लाख पर क्यों स्थिति ऐसी आई? 70 लाख पर तो कोई भी आधा आदमी बात नहीं कर रहा है। जो 70 लाख पहले घुसपैठिए वोट या घुसपैठिए या जो मर गए हों या इधर उधर चले गए हों जो वोट, उन वोटों पर तो कोई बात नहीं करता है। एक भी किसी ने जाकर के ये नहीं किया है। दूसरी बात, इस 27 लाख पर भी देर क्यों हुई? क्योंकि जब आपसे इलेक्शन कमीशन बंगाल सरकार से अधिकारी मांग रहा था, जिस लेवल का अधिकारी मांग रहा था, वो आप देने से मना कर दिया। उनका कहना ये अपील पेंडिंग थी, आपने इतने लाख लोगों की अपील सुने बिना जो है इलेक्शन करवा दिया। लेकिन मजेदार बात देखिए, SIR को लेकर ही चिट्ठियां लिखी जा रही हैं चीफ जस्टिस को, और SIR शुरू हो रहा है और प्रदेशों के अंदर, कर्नाटक में शुरू हो रहा है। अब वहां DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। DK शिव कुमार ने बाकायदा अपील भी की है और एक तरीके की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा सबके सब लोग, सारे वोटर अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, एनुमरेशन फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आपका वोट नहीं बनेगा तो आपको राज्य की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। सब लोग अपना फॉर्म भरिए, सब लोग SIR में शामिल हुए। ये कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कह रहा है। If you doesn't enroll, you are going to lose all your rights given by the benefits either by the country or by the state government. So I request you not to lose this opportunity of getting your votes or losing. Otherwise, if you lose your votes, you may find difficulty on the other benefits which have been provided to you. So, right to vote is right to live. Within 30 days, you have to fill the forms. Either maybe 5 guarantees or. अब इसको कल से ऐसे देखने वाले भी मिल रहे हैं कि भाई ये तो पैरवी कर रहे हैं SIR की। दोनों एक ही बात है, इनकी पार्टी जो चिट्ठी लिख रही है और जो DK शिव कुमार कह रहे हैं अलग अलग है। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर एक तरह से कहें कि भाषा वही है डराने वाली। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर ये बोल रहे हैं तो उनको जरा संविधान का थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे बात करनी चाहिए। SIR में आप शामिल हों या ना हो, उससे सरकारी योजनाओं से कोई लेना देना आज की तारीख तक नहीं है। किसी प्रदेश में ठीक, देश में या किसी योजना के साथ। कल को अगर वो मैंडेटरी कर दिया, कल को मान लीजिए कि एक अध्यादेश आ जाए, उसमें लिख दिया जाए कि भाई SIR में वोटर लिस्ट में जो जो नाम नहीं होंगे उनको कोई योजना नहीं मिलेगी, तब वो हो सकता है।
मुख्यमंत्री के तौर पर वो अवेयरनेस का कोई और तरीका, कोई और शब्दावली इस्तेमाल करते, उपयोग करते तो बेहतर होता। लेकिन एक चीज तो देख सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको भी ये अपील करनी पड़ी कि भैया सब लोग SIR करो, सब लोग उसमें शामिल हो, और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मतदाता के ऊपर। ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं वहां की चुनाव आयोग कराए, मतदाता की जिम्मेदारी अपना वोट बनाए। समीर जी, अब ये मुद्दा क्या हर इलेक्शन में आता रहेगा बार बार इसका कभी डाई डाउन नहीं होने वाला? नहीं, मुझे लगता है इसका तो पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन अब विपक्ष तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, जनता का मैंडेट आ जाए, उसके बाद विपक्ष उस बात को छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव पास आने दीजिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा और मणिपुर के चुनाव आने दीजिए, अभी राहुल गांधी शुरू हो जाएंगे। एक अंतर है ना सर, बंगाल में तो चुनाव तक चल रहा था ऐसा यार, अब यूपी वगैरह में तो हो गया, नहीं हो गया, लेकिन अब इसके बाद भी चलेगा ना, कर्नाटक में शुरू हो गया, उसको उत्तर प्रदेश में जोड़ेंगे। अखिलेश यादव कहेंगे कि हमारे लोगों के वोटर कार्ड दिया, कितने लोगों के नाम कटे, हमारे ज्यादा उसके अंदर वोटर कार्ड गए। चुनाव हारेंगे तो SIR के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे कि हमारे लोगों के वोट कार्ड दिए गए थे, हमारे लोगों को वोट करने नहीं देगा, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, लोगों को वोटिंग नहीं करनी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो ये तमाम तरह की चीजें तो चुनाव के समय शुरू होगी। विपक्ष इसे ईमानदारी से स्वीकार करने की स्थिति में आएगा नहीं कि भाई जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। जहां जीत जाते हो वहां आपत्ति नहीं है। कर्नाटका में आप जीत गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अभी अगर पंजाब में जीतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। अब एक खबर आपको बताते हैं, इसकी आज बड़ी चर्चा हो रही है। मोदी सरकार का इस बात पर ऑफिशियल स्टैंड बड़ा साफ रहा है कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, लेकिन पिछले दिनों कई बार बार ये बात हुई कि कोई ट्रैक 2 चल रहा है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हो रही है, मतलब जिसमें और लोग शामिल हैं, भारत सरकार सीधे शामिल नहीं है। पाकिस्तान में कोलंबो में हो रही है, कभी कहीं हो रही, कभी कहीं हो रही, इसका भी विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली खंडन कर दिया। लेकिन अब क्या नई खबर आई? अब नई खबर यह आई कि भारत और पाकिस्तान के कुछ बुद्धिजीवियों ने, पूर्व डिप्लोमेट्स ने, नेताओं ने, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक खुली चिट्ठी लिखी। इसमें 117 नाम है, इसमें 61 नाम भारत के हैं और 56 नाम जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। और इस चिट्ठी में क्या कहा गया है? बात कीजिए, भारत और पाकिस्तान के युवाओं के भविष्य के लिए बात कीजिए। कहा गया है कि बहुत नुकसान हो चुका, हम पड़ोसी देश जो हैं आपस में कभी सामान्य तरीके से रह नहीं पाए, बहुत नुकसान हो गया इसमें, अब वो दूरियां खत्म होनी चाहिए। पहले उसमें कहा गया है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाइए, वीज़ा ज़्यादा देना शुरू कीजिए एक दूसरे को। फिर उसमें कहा गया है कि आपने हाई कमिश्नर्स हटा रखे हैं, मतलब हमने राजदूत हमने हटा रखा, उन्होंने भी हटा रखा है, उसको बहाल कर दीजिए और फिर बैठ करके मेज़ पर आकर के बात कीजिए। अभी कौन कौन है ये चिट्ठी लिखने वाले? नहीं, सर का नाम नहीं है इसमें, अगर आपको लग रहा है तो उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मीरवाइज उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, प्रोफेसर मनोज झा JDU वाले, RJD वाले, AS दौलत, उसको बंद कर दीजिए, तब भी ऐसे ही बोला जा सकता है। AS दौलत एक्स रॉ चीफ, जवाहर सरकार TMC में थे, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी कश्मीर के हैं, आगा सैयद हसन मुसावी कश्मीर के हैं, शाहिद सिद्दीकी शायद यूपी वाले हैं, और भी इसमें बहुत जो पत्रकार थे, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल वाले, जयंत घोषाल, ये वही जयंत घोषाल है जो मैं समझ रहा हूँ, हाँ वही बंगाल के पत्रकार, अच्छा हमारे साथ भी रह चुके हैं ये। प्रोफेसर अपूर्वानंद दिल्ली वाले, मुजफ्फर शाह। मैं आपसे एक चीज कर रहा था, आप मेरी बात सुन। मैं आपके बात से सहमत होता जा रहा हूँ, जैसे लिस्ट पढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा, इनके सारे नाम बताए जा सकते हैं। जानकारी दे दो कि ये लोग कोई हस्ताक्षर नहीं करते। के सुब्रमण्यम हस्ताक्षर नहीं करते हैं, इनसे एक बार बस फोन पे सहमति ले ली जाती है कि आपका लिस्ट में डाल दो। रेडीमेड इनका परफॉर्मा होता है। कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया होगा, फिर इसमें किस किस का नाम इसमें जोड़ा जा सकता है, उनसे बात की होगी, कौन सहमति दे रहा है, और उन्होंने सहमति दे दी कि भैया हमारे नाम से भी आप चिट्ठी लिख दीजिए। तो ये बात हो रही है। तो अब विजय जी का ये जो हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वाली बात भी कह रहे थे, तो उन्होंने कहा था ये बातें कभी ना बता के होती हैं और ना छिपा के होती है, और होती जरूर है, होती जरूर। तो ये क्या है ये चिट्ठी का आह्वान? नहीं, ये ग्रुप भी हमेशा ही सक्रिय रहता है, मतलब ऐसे लोग भी, ग्रुप का मतलब तीसरा मोर्चा है। तीसरा मोर्चा के लिए जो पाकिस्तान में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं, बार बार हैरानी एक ही नाम पे होती है सबसे ज्यादा, हमारे जो एक्स रॉ चीफ जो लिखते हैं, दुलत साहब को। हाँ, दुलत साहब तो सब जानते हैं ना, वो पाकिस्तान की ABCD तक जानते हैं, वो भी कह रहे हैं बात को। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि बातचीत के बिना रास्ता नहीं है। सवाल इसमें केवल ये है, और भारत सरकार भी ये नहीं कहती कि बातचीत के नहीं करेंगे, बातचीत का माहौल नहीं है अभी, बातचीत का समय नहीं है। जब तक कि आतंकवाद को लेकर ऐसा तो नहीं कहा है भारत ने कि पाकिस्तान के साथ कभी बातचीत नहीं करेंगे, आज बातचीत करने का वक्त नहीं है, ऐसा कहा गया। इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है,
मेरे ख्याल से कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। सब लोग बात करने में, कोई बात करने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है? देखिए, विजय जी बात करने की बात कर रहे हैं और हम भी बात करने की बात कर रहे हैं। विजय जी कह रहे हैं माहौल नहीं, हम भी कह रहे हैं माहौल नहीं, लेकिन हम कहें कि ऐसा है, माहौल हो या ना हो, थोड़ा बीच बीच में शादी ब्याह, बारात में, निकाह में, किसी के मतलब किसी भी मुबारक को विशेष मौके पर वहाँ आते जाते रहे लोग। यानी ये जो लोग हैं ये उकता गए लोग हैं, इनको फुर्सत नहीं है, इनको फुर्सत हो के भी फुर्सत नहीं हो रही किस चीज़ की, वहाँ वाली दावत में हड्डियाँ तोड़ने की। समझ रहे ना आप इसको? ये असली मसला ये है कि जो रोज चले जाते थे इस्लामाबाद गए, वहां से वाह वाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वो नहीं, वो तो खैर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे ना, वो भी लाहौरी बिरयानी और क्या क्या वो सब का आनंद नहीं ले पा रहे। आप इसको जरा समझिए, ये पुराना नेटवर्क है, ये कॉकस है जो कहता है गोली चलती रहे, लोग मरते रहे, हमारी बिरयानी चलती रहे, हम हड्डियां तोड़ते रहे, हम नोचते रहे। ये वो मेंटेलिटी वाले लोग हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कौन कह रहा है पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए? भारत तो हमेशा इतने जख्म के बावजूद हमारा ही निकला हुआ रहा, लेकिन हम ही को जख्म के फिर भी हम कहते हैं। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आतंकवाद चलता रहे, बीच बीच में से इन लोगों की कुछ लोगों से बातचीत होती रहे, ये लोग उन आतंकवादियों के साथ बैठ के चाय कॉफी पीकर इनके गिरोह के कुछ पत्रकार वो बड़े बनते रहे, और उसके बाद कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, पीपुल टू पीपुल कॉन्ट्रैक्ट। अरे जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉलिसी वालों में बात नहीं होगी तो ये पीपुल टू पीपुल कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा फ्रॉड कोई हो सकता है क्या? आप शांति कर लीजिए, फिर हम भी जाए लाहौर, इस्लामाबाद, वो भी आए दिल्ली, वो भी घूमे मुंबई, ये होना चाहिए। बहुत पिछड़ गए, बहुत नुकसान हो गया। पिछड़ा तो पाकिस्तान है। ये बात पाकिस्तान की मंशा है। पाकिस्तान बार बार कहता है बात करें, पाकिस्तान तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कह रहा है बात करो, लगातार बात करो। अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुद्दा बनाने के लिए अब बड़े बड़े आयोजन करने शुरू किए हैं। उनके पूर्व विदेश मंत्री, इस मौजूदा विदेश मंत्री, तमाम लोग जो हैं वो उन्होंने तय किया है कि हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के बड़े बड़े सेमिनार सभाएं करेंगे। ऐसा ही उन्होंने पाकिस्तान में भी किया। वहां इनके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बोल रहे थे। अब आप पाकिस्तान की भाषा सुनिए ना। आज ही जब हमारे लोग भी ये चाह रहे हैं कि बात हो और अपील हो रही है प्रधानमंत्री से कि बात कीजिए, तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की भाषा आप सुनिए इंडस वाटर ट्रीटी पर। बिलावल भुट्टो को सुनिए। Anyone believes that Pakistan will surrender the Sindhu, they do not know Pakistan. They do not know Sindh. They do not know Punjab. They do not know Balochistan. They do not know Khyber Pakhtunkhwa. They do not know Kashmir or Gilgit-Baltistan. They do not know the people who have lived by these rivers for thousands and thousands of years. We want peace, but peace with dignity. We want dialogue, but dialogue under law. We want coexistence, but not submission. So from this seminar, from this city, from this moment, let a message go forth. Pakistan will defend its water, its people, its treaty, its sovereignty, and its future. और इसी आदमी ने इस बात की वकालत भी कर दी है कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर स्टैंस बदल लेना चाहिए, और अग्रेसिव न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो बदल लेनी चाहिए। मुझे नहीं पता इनकी डॉक्ट्रिन क्या है अभी, लेकिन और क्या बदलेंगे? नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन तो हमारी है, इनकी तो मेरे ख्याल से नहीं है नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। लेकिन हम लोगों ने उसको रिवाइज कर दिया है। ऐसा है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। आपका मन नहीं करता कभी इतने सारे बुद्धिजीवियों में आपका नाम आए? देखिए, ये गिरोह है पूरा, और ये आपने जब कहा था ना, तो आपको बाबरी मस्जिद पर मज़ेदार बात, एक किस्सा हुआ कि एक पूरा एक मेमोरेंडम दिया गया था, उसमें ऑक्सफोर्ड और वो सब का नाम। एक व्यक्ति हमको मिल गया यहाँ आयरलैंड में, और इत्तिफाक से मैंने पूछा कि डू यू नो अबाउट बाबरी मस्जिद? आई डोंट नो। तो मैंने कहा यार तुम्हारा तो सिग्नेचर था वहाँ पे, मेमोरेंडम में नाम था। हाँ, उसका सिग्नेचर था। तो मैंने कहा मुझे ये जानकारी है मुझे कि ये सब होता है। तो ये पूरा देश में आप देखेंगे कि पूरे दुनिया भर से आप विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और ये पूरी गिरोह एक नेटवर्क काम करती है। उसमें प्रोफेसर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। आपके विश्वविद्यालय के लोग भी तो हैं इसमें। मैं जानता हूँ। आपने तो मैं आपको बता दूं, कुछ आर्थिक लाभ भी नहीं घूमने कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ भी नहीं है। ये आइडियोलॉजिकल एक्सरसाइज है, और कुछ नहीं है। वो ट्रंप नहीं करता है,
न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये भी कहा कि अमेरिकन के यूनिवर्सिटीज जो है ना, दे हैव बिकम द मीरवाइज उमर फारूक ने तो ये कहा कि अगर अमेरिका और ईरान बात कर सकते हैं तो अब जंग के बाद तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जो आप कह रहे थे, माहौल की बात नहीं है, माहौल नहीं शब्द है, दिक्कत है पॉलिसी, जो उसकी डॉक्ट्रिन है। जैसे भारत ने कहा है कि टेरर की पॉलिसी, जो टेरर जो है वो स्टेट डॉक्ट्रिन हो गया है पाकिस्तान का। बिल्कुल, ये पॉलिसी जब तक एग्जिस्ट करती है तब तक बातचीत नहीं होगी। अब पाकिस्तान के हालात क्या हैं ये तो आपको हम बताते हैं। पाकिस्तान को लेकर मतलब अभी तो ये बात ही है कि माहौल नहीं है, पॉलिसी की बात उसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कारगिल से पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गए लाहौर, गले मिले, हाथ मिले, सब कुछ हुआ, फिर और उसके बाद जो कारगिल मिला हमें, वो तो मतलब उस जैसा तो अभी हुआ नहीं वैसा, मतलब वो तो बहुत बड़ी घटना मैं समझता हूँ पाकिस्तान की, भारत के जाने के बाद क्या क्या मिला है हमें? नहीं, उस तरह से नहीं हुआ जो लाहौर को उस पैमाने पर नहीं हुआ, और कारगिल जैसे हुआ। और उसके बाद भारत सरकार ने परवेज मुशर्रफ, जो कारगिल के विलन कहे जो भी कहे, उनको बुलाया, और उनको बुलाने की भूमिका भी किसने निभाई? उस समय के उप प्रधानमंत्री मतलब होम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी ने, जिसने इनिशिएट किया। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि पूरी वो किस्सा भी नरेट किया था, वो टॉक्स क्यों नहीं कामयाब हुई? सबक क्या है हमारा? सबक क्या है? वो आतंकवाद से बाज नहीं आना चाहता। एक लाइन का सबक है हमारा। क्या हम बात करके आज तक उसको टेरर पॉलिसी से विदेश मंत्री रहते सर कि गोली और बंदूक साथ साथ नहीं चल सकती, बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई गोली और बंदूक साथ साथ नहीं चलेगी। आपको अगर बात करना है तो आपको आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, टेरर लॉन्चिंग पैड आपका खत्म करने पड़ेंगे, तभी हम आपसे बात कर सकते हैं। और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी का बहुत स्पष्ट है कि आप आतंकवादी गतिविधियां करते रहोगे, भारत के खिलाफ आतंकवादी काम करते रहोगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ठीक है, जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा तब तक भारत बात नहीं करेगा। हालात खराब हैं, वो देश टूटने पे खड़ा बैठा है। सर पानी नहीं मिल रहा, समझौता से परेशान है पानी को लेकर। देखिए, पाकिस्तान एक चीज यूज कर रहा है, पाकिस्तान चाइना को प्रोवोक कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र पर आप डैम बांध करके जो भारत के जो लोअर रिपेड उसको परेशान किया जा सके, और जिस पर चाइना ने काम करना शुरू कर दिया वाटर ट्रीटी के बदले में। अब मैं क्यों कह रहा हूं हालात खराब हैं? हमने कई बार आपको जो है पहले चीन ने शुरू कर दिया था, हम अब उसके रिएक्शन में आगे। बलूचिस्तान में रोज पिटाई, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान मारे, और पीओके एक था जो इनको लगता था कि शांत है, हमारी मुट्ठी में है। अब वो बागी हो गए हैं, बिल्कुल जैसे हमारे देसी भाषा में कहते हैं हत्थे से उखड़ जाना, वो हो गए हैं पीओके के लोग। एक मैंने आपको बयान सुनाया था इससे पहले भी कि उन लोगों ने कहा कि भाई बलूचिस्तान में तो बहुत हालत खराब है, इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है अगर तुम ऐसा समझते हो, और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है, हमारा चुरा के तुम खाते हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और एक बड़ी बात कह दी गई वहां की एक बड़ी रैली के अंदर कि अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो ऐसा ना हो कि हम और रास्ते खोज लें। और रास्ते कौन से हैं? और रास्ता वही है जो एलओसी है जो लगती है भारत के साथ। तो उन्होंने कहा कि फिर हमें उधर से रसद लानी पड़ेगी अपनी इधर वाले कश्मीर से, अगर तुम ना सुधरे तो। सुने, एक चीज आपको मैं दिखाता हूं, इस तस्वीर को स्क्रीन पर रखिएगा, हो सकता है मेरी नजर ने धोखा खाया हो। मैंने पहले भी जब इस तस्वीर को देखा था, एक बार पूरी पिक्चर पे ले लीजिए, वो जो बयान दे रहा था ना जो व्यक्ति, वो बयान को स्क्रीन पर लीजिएगा जरा। मैंने खोजना चाहा पीओके को लेकर, इससे पहले आपने भी कभी खबर सुनी और हमने भी कभी दी हो। किसकी बात करते थे? लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन लोगों की बात करते थे। मैंने कहा देखूं मैं इस रैली में कोई खड़ा है आगे पीछे बंदूक लेके, देख लीजिए आप, कोई नहीं है सर, कोई नहीं। एक के हाथ में बंदूक नहीं है, ये है नॉर्मल कश्मीरी, आम कश्मीरी, ये है, ये वो हथियारबंद आतंकवादी या हथियारबंद गिरोह में से कोई नहीं है इनमें, सामान्य नागरिक। यस, आप पहली बार ये लोग आगे आए हैं। पीओके तो है ही नहीं ना, रोज चर्चा इस पर कर रहे हैं कि वहां के हमने भी एक ही लेंस से देखा, टेरर लेंस से देखा, ये आम लोगों के लेंस से हमने भी नहीं देखा। नहीं, मैं आपको बताया कि टेरर लेंस से इसलिए क्योंकि पाकिस्तान उस जमीन को टेरर के तौर पर यूज कर रहा है, बट हाईलाइट वही होता रहा, आम लोगों की फ्लाइट हाईलाइट नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये जो आपने इस स्क्रीन को देखकर कहा कि यहाँ देखिए कोई बंदूक वाला आपको दिख रहा है क्या, ये सचमुच कहीं हो ही नहीं सकता कि कहीं की आवाम, कहीं के लोग वो सब बंदूक लेके घूमे। भाई किसी जगह पर, मतलब उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान या पीओजेके या किसी जगह से तुलना नहीं कर रहा हूं, किसी इलाके को कह दिया जाता है कि वो डकैतों का इलाका है,
तो वहां डकैत थोड़ी ना होते हैं सब, कुछ डकैत होते हैं जो कब्जा करते हैं। यहां जो आपने किया है बड़ा अच्छा किया अंडरलाइन, और जो लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं इसको जरा लिखना पढ़ना भी शुरू करें। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा कब्जा कर रखा है वहां आतंकवादी नहीं है, वो पंजाब से आतंकवादी तैयार करता है, टेरर लॉन्च पैड पीओजेके में बनाता है और वहां से मीरपुर मुजफ्फराबाद के जरिए हमारे यहां भेजता है। ये रूट है। अब वहां के लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, पहले करते थे तो उस तरह से आवाज नहीं आती थी, अब थोड़ा ये मोबाइल वगैरह उस सब की तकनीक का समय हुआ तो थोड़ा ज्यादा वो आने लगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात ने आपने अंडरलाइन की, कोई वहां बंदूकची नहीं खड़ा है, कोई AK-47 नहीं लेकर खड़ा, कोई बम बांध के फटने को तैयार नहीं खड़ा है, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए आगे अगली खबर पर बढ़ते हैं। समीर जी, भारत के राजदूत क्या चाहते हैं, अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं क्या चाहते हैं? या तो जितना हमें बताते हैं ट्रंप अच्छे हैं, उतना ट्रंप को भी तो यकीन दिलाएं। बिल्कुल। अब क्या बताया उन्होंने, नई कहानी ट्रंप की बात पे आ जाइए साहब। सर्जियो गोर भारत में अमेरिका के राजदूत। अरे ये जो काम इनको दिया गया बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं कि दोनों देश नजदीक रहे, दोनों देशों के बीच में खटास ना हो। ट्रंप ने चाहे बहुत कोशिश कर ली हो, फिर भी ये बहुत पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते रहते हैं। अब इन्होंने फिर एक बयान दिया एक सेमिनार में। इन्होंने कहा कि मैं एक कार्यक्रम में था मायामी में, जाने कहां पे, ट्रंप के साथ, और ट्रंप ने कहा कि लेट्स कॉल द प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी को फोन लगाओ। तो इन्होंने कहा कि साहब वहां पर 6 बज रहे हैं सुबह के। अब हमारे यहाँ ऐसे ही साहब कहते हैं, उन्होंने जैसे भी कहा साहब 6 बज रहे हैं सुबह के। तो उन्होंने कहा कि नो यू कॉल हिम, आई नो हिम, ही इज लाइक मी, ही डजंट स्लीप। आदमी काम करता रहता है, मुझे पता है वो सोता नहीं है। कर लो काम, कर लो फोन, वो फोन उठाएंगे। जो भी हुआ हो, उस वक्त बात हुई नहीं हुई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहानी उन्होंने सुनाई कि ट्रंप ऐसा सोचता है मोदी जी के बारे में और ये पक्के दोस्त हैं। तो भारत में रिएक्शन क्या आया? भारत में रिएक्शन, चलिए एक सेकंड में बताता हूं, पहले बयान तो सुन लीजिए आप। यार दोस्त हैं भाई, मोदी जी और ट्रंप दोस्त हैं। वो दोस्त लोग टाइम लेके फोन थोड़ी करते। मैं समीर जी थोड़ी कहूंगा सर जरा डायरी में लिख लेना, मैं रात को 9 बजे कॉल करूंगा, कर दिया, रात को 11 बजे भी कर दिया। तो ऐसे ही ट्रंप और मोदी जी ऐसा सर्जियो गोर कह रहे हैं। भारत में क्या हुआ? पवन खेड़ा जी ने कहा यह रिश्ता जो है एक तरफा है। ट्रंप मोदी जी को सुबह 6 बजे फोन कर सकते हैं, मोदी जी ट्रंप को सुबह 6 बजे फोन कर सकते हैं क्या? सवाल ये है असली, ये कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल पूछा जी समीर जी। लेकिन गजब दोस्ती है जिसमें जो है वो दूसरा आदमी तुला पड़ा है किसी भी तरीके से। मैं दोस्ती ट्रंप साहब जरूर के लिए कहा जा रहा है कि मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन दोस्त तो वो होता है ना कि दोस्त की सभी चिंताओं का, परेशानियों का ध्यान रखे। पाकिस्तान भारत पे हमला कर दे, उसके बाद वो पाकिस्तान के कान नहीं पकड़ते हैं। ट्रंप दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कतई दोस्त नहीं है। जब भी भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान मतलब अमेरिका की, कभी अमेरिका भारत के साथ खुलकर खड़ा नहीं रहा। इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद सिर्फ आप ये कहने में व्यस्त रहते हो कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, दोनों परमाणु हथियार संपन्न देश है। एक बार भी आपने पाकिस्तान से ये नहीं कहा कि हिम्मत कैसे हो गई भारत पर आपको आतंकवादी गतिविधियां करने की। अभी तक भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पाई। कहते सर हमारे 3 लोग मर गए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, एक अफसोस का शब्द नहीं आया। 3 लोगों को अमेरिका के सैनिकों ने मार दिया, उस पर एक बयान ट्रंप का नहीं आता। ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के रहते ये कह देते थे कि भाई भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, फिर उसको राहुल गांधी जिस तरीके से कहते हैं, ट्रंप ये कह देते कि भाई भारत न रखे, उसके बाद ट्रंप इस बात को नहीं बोलते। एक बयान तो अगर इतने दोस्त तो मुझे लगता है कि ट्रंप को 2 कदम आगे बढ़ के जो ट्रेड डील रुकी है समय से, जैसे मैंने कहा, ये आदमी अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनका काम यही है, रिश्ते बना के रखो। तो सर्जियो गोर साहब को पूरे नंबर है, एम्बेसडर का काम ही है। अब अगली बयान देखिए क्या कहा। अभी आपको याद होगा कि उनके अमेरिका की सेना ने जो इंडो पैसिफिक कमांड बना दिया गया था, उसको में से इंडो शब्द हटा के यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया दोबारा। अभी ये कुछ साल पहले काम हुआ था, तो 18 में सर्जियो गोर ने कहा कि मैं देख रहा हूं बहुत हाय तौबा मची हुई है, एक शब्द हटा दिया गया। उससे क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा हम हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई एक्सरसाइज अमेरिका की सेनाएं और भारत की सेनाएं दुनिया के किसी न किसी कोने में कर रही होती हैं, भारत में या अमेरिका में। बोले मेरे पास अभी भी चिट्ठी पड़ी हुई है कि भारत की नौसेना का अमेरिका की नौसेना के साथ अभ्यास कराना है जुलाई के अंदर। बोले जब हमारे ऐसे रिश्ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने एक शब्द निकाल दिया। फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि हम क्वाड को लेकर के भी बहुत संजीदा हैं। आज जापान की प्रधानमंत्री भारत में ही आ रही हैं, आ चुकी हैं सर, आ गई। तो वो भी क्वाड, वो हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं, और ये चीन के सामने एक ब्लॉक बनाया गया था। कहा यह जाता है कि अमेरिका की दिलचस्पी खत्म हो गई क्वाड में, तो वो सफाई दे रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम क्वाड की भी बैठ के कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम वो ट्रंप को भी भारत का दौरा कराने का पूरा प्लान जो है वो बनाया जा रहा है।
बयान लंबा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा छोड़ा, लेकिन वो कहानी हुई है जो मैंने आपको बताई जो है। अब वो कह रहे हैं 50 साल भी हम दोस्त होंगे। मेरे ये भारत के एक मंत्री कह रहे थे कि जो भी मीडिया में कहा जा रहा है उसको भूल जाइए, 50 साल बाद हम दोस्त होंगे क्योंकि 2 साल के बाद ट्रंप नहीं होंगे तो भारत और अमेरिका दोस्ती होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। कोई शक है सर नहीं कि आपके रिश्ते लंबे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका के साथ रिश्ते, भारत और अमेरिका के रिश्ते दोनों के लिए बहुत भले की चीज़ है, और किसी एक व्यक्ति के सनकपन के कारण वो खत्म हो जाए ऐसा भी नहीं होने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कि कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि भाई हम लोग बहुत जल्दी में नहीं है, ट्रेड डील अभी नहीं होगा, ट्रंप के जाने के बाद होगा, लेकिन हम तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंटेन करने के लिए यदि कोई एक ताकतवर कंट्री है तो वो भारत है। सर रोक रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा मतलब बिल्कुल ब्रेक का टाइम हो जाएगा। आपने जो बात की वहीं से ये बात सर्जियो गोर ने भी कही कि इंडो पैसिफिक में से हमने इंडो हटा दिया, पैसिफिक कमांड कर दिया। भारत तो जो है वो है, भारत की जो ताकत है अपने नेबरहुड में वो है, वो कोई भारत से छीन थोड़ी सकता। और उनके शब्द हैं इंडिया इज हियर, इंडिया हैज अराइव्ड। अब यहां से भारत पीछे नहीं जा सकता। बाकी नाम हमारा रखें उसमें, नाम वाले वो ना रखे तो सर यही तो बात है ना। देखिए वो एम्बेसडर है, एम्बेसडर्स को इसी तरह से करना चाहिए। मतलब उनको आपने जैसे कहा कि 10 on 10 है नंबर, वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है कि क्या हमारे रिश्ते उसी तरह से चल रहे हैं और दोस्ती का क्या फ़ायदा हमें कुछ मिल रहा है? पिछले 2 साल में तो हम देख रहे हैं कि लगातार नुकसान ही एक तरह से उठाना पड़ा है। और किसी भी पक्ष के तौर पर देखें, चाहे वो पाकिस्तान का मसला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रहा हो, ट्रेड डील को लेकर रहा हो। अभी मैं 2 दिन पहले की खबर देख रहा था, यूएस में ही मेरी बात हो रही थी, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बहुत परेशानी में हिंदुस्तानी। अच्छा हाँ, क्योंकि वो कुछ और एक नया कानून वहाँ पर लेकर आए हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई, बहुत सारे लोगों को छोड़कर आना पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर अमेरिकी सरकार, ट्रंप सरकार क्या, तो हमें क्या करना, हमें क्या? त्रिपाठी जी बहुत शॉर्ट में सर्जियो गोर की बातें बस यूं ही हवा हवाई। नहीं, सर्जियो गोर की बातें वो हैं जो अमेरिका की पॉलिसी है, और ट्रंप जो कर रहे हैं वो उनका अपना, जिसको कहते हैं ना कि वन मैन शो जिस तरह से चलता है। तो हमें सर्जियो गोर की बात को जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्स करना चाहिए और ट्रंप की चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी परमानेंट करें। कुछ राजनीति की बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं मेरे पास, अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके मेरे सबके मतलब की खबर जान लेते हैं। जुलाई का महीना शुरू हो गया है, आज 1 तारीख है और आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 183 रुपए 50 पैसे कम कर दिए गए हैं। दिल्ली में 19 किलो वाले इस सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपए अभी भी है, लेकिन पिछले 4 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 4 बार बढ़े थे। 1 मार्च को 114 रुपए 50 पैसे, 1 अप्रैल को लगभग 200 रुपए, फिर 1 मई को 993 रुपए एक साथ बढ़ा दिए गए थे, फिर 1 जून को 42 से 53.5 रुपए तक के दाम बढ़ाए गए थे। तो कटौती, बढ़ोतरी बहुत हुई है, लेकिन कटौती शुरू तो हो गई है। अब आप कहेंगे हमारे तेल का क्या, पेट्रोल डीजल का क्या? तो भारत की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी है न्यारा तेल प्रोडक्शन की, उसने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए। ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन मैंने कभी इससे तेल नहीं लिया, मेरे सामने कभी टकराई भी नहीं है इसका कोई पेट्रोल पंप दिल्ली में। तो हाँ, इसके पूरे देश में 7,000 ही शायद पेट्रोल पंप है। और बाकी जो गुजरात में जो हमारी आम कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, इनके शायद 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल। ये जो मुंबई हाईवे, तो उन्होंने, सरकारी कंपनियों ने भी दाम कम नहीं किए हैं, लेकिन सिलेंडर के दाम घटने शुरू हो गए। अच्छा, वो छोटे वाला जो सिलेंडर है 5 किलो वाला, उसके दाम भी कम हो गए, उसके रेट भी बढ़ गए थे। वो जो ट्रांसफरेबल होता है वो भी, उसके भी कम कर दिए। शुरुआत हो गई है। तो अब त्रिपाठी जी क्या दाम नीचे आने वाले हैं? नहीं, आने वाले हैं। और ये आश्चर्य की बात है कि अब तक सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटाए, क्योंकि उस वक्त भी हम बात कर रहे थे और मैं इसके पक्ष में था कि जरूरत पड़े तो बिल्कुल बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी घाटे में नहीं चल सकती। लेकिन अब अगर तेल के दाम घट रहे हैं तो कंपनी मुनाफा कमाए ये कह के पहले वाला भर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। और सरकारी तेल कंपनी है तो हमारी ही कंपनी हुई, और हमारी कंपनी हम ही से क्यों ले भाई? अगर मुश्किल है तो हमसे बिल्कुल ले, क्योंकि हमारी कंपनी है। और प्राइवेट पहले घटा रहा है, प्राइवेट ने पहले घटा दिया। मुझे लगता है सरकारी तेल कंपनियों को तुरंत प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाना वही बात है ना। अभी कोई लॉजिक वही देगा कि भाई नुकसान बहुत हुआ है उसको। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी के धंधे में घाटा हो गया हो तो कहेगा अच्छा ठीक है, पहले पुराना पिछला वाला मुनाफा कवर करेंगे, ऐसे थोड़ी ना। वो कहता है कि आज से हमें मुनाफा हो, हम धंधा चला जाए, धंधा सस्टेन होने पर चलता। और ये तो फिर सरकारी कंपनी को कितना मुनाफा चाहिए?
अच्छा, और वैसे ईरान के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री थोड़ा समझ लीजिए, ये घाटा नहीं हुआ, इसको हम लोग बार बार घाटा कहते हैं। मुनाफा जो था उसमें से पैसा गया ना। नहीं सर थोड़ा सा सर मैं आप थोड़ा हिसाब देख लीजिए ना, अरे मैं हिसाब देख के आया हूं सर, बैलेंस शीट देखिए। ये जो इधर हुआ नहीं, आप इन 4 महीने की बात, केवल इन 4 महीने। अच्छा किया सर, इन 4 महीने में हुआ है, वही तो कह रहा हूं। लेकिन जो मुनाफा कमाया उसी में से, पहले तो बहुत कमाया। हाँ, तो उसी में से गया ना। ये ठीक वही बात हो गई कि विजय जी को साल में 50,000 रुपए मिल रहे हों, मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ, असली वाली बता नहीं सकता, तो साल में 50,000 रुपए मिल रहे हों और आगे उनको न मिलने लगे, तो कोई कहे कि अरे आप 50,000 तो पाते थे ना भाई। आज की तारीख में घाटा हो रहा है, जिसको और समझिए तो जो रिकरिंग होता है, यानी प्रति माह, प्रति सिलेंडर, प्रति लीटर आने वाला, बात पे हम भरोसा करते हैं, तेल के दाम नीचे आएंगे और अब तक आ जाना चाहिए। चलिए ठीक, फिर इस बात को ये खत्म करते हैं। मैं आपको बस इतना बता रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की फोन पर बात भी हुई है और इसमें भी उन्होंने कहा है भाई इस बार अब वहां से जहाज जो है वो आने जाने चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये इनका हम जो हमने बात की उसमें ये बताया गया है और उनका जो रीड आउट आया है उनकी तरफ से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम एक बड़ा डेलीगेशन भेज रहे हैं वो अयतुल्ला साहब के फ्यूनरल राइट्स के लिए हम एक बड़ा डेलीगेशन भेज रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने उनको बताया। हमने आपको बताया भी था कि बिहार के गवर्नर और MOS विदेश मंत्रालय के जो है वो वहां पर जाने वाले हैं। चलिए, तो मतलब राब्ता कायम है दोनों के बीच में, ये एक अच्छी बात है। तो अब आगे मैं आपको कह रहा था कुछ मजेदार पॉलिटिकल खबरें। आज एक अखबार में खबर छपी, मुझे समीर जी ने भेजी, मेरी भी नजर पड़ी इस पर, देखा हमने। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं। वो तो उनको वहां इलेक्शन लड़वा दिया गया, फिर मंत्री बन गए। वो तो मुख्यमंत्री ही की ही उस कैटेगरी वाली उस लीग में माने जाते रहे हमेशा मध्य प्रदेश में। एनीवे, अब उनके हवाले से एक अखबार ने, दैनिक भास्कर ने खबर की, मैं एट्रीब्यूट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं। खबर ये उन्होंने की और उसकी हेडलाइन है, विजयवर्गीय का मुख्यमंत्री को खत, मुझे पिछले 2.5 वर्षों में सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही मिल रहा है। ये चिट्ठी लिखी है कैलाश विजयवर्गीय ने बकौल ये अखबार, और वो अपनी नाराजगी बताई और कहा मुझे सिर्फ असहयोग, उपेक्षा, विरोध मिला। और फिर उसकी वजह जो है उसमें बताई गई हैं। वजह में ये कहा गया है कि अच्छा, क्या ये इंदौर उज्जैन की लड़ाई बताई गई है? ये इंदौर के नेता हैं, मालवा की लड़ाई, मुख्यमंत्री उज्जैन के मालवा के। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ का मास्टर प्लान जो है वो 2 साल से तैयार है, उसको जारी नहीं किया जा रहा। फिर इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन को उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन बना दिया गया, तो इंदौर का नाम दूसरे पीछे कर दिया गया। कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए हम विस्तार के लिए जमीन मांग रहे हैं, वो हमको नहीं दी जा रही, और उन्होंने इसमें बहुत सारी वजह बताई। फिर अखबार ने नीचे कैप्शन में ये लिखा है, भास्कर के सवाल पर कैलाश बोले ये हमारा आंतरिक विषय है, पार्टी में बात चल रही है, मुझे नहीं मालूम ये आपको ये खत कैसे मिला। ये उनका रिएक्शन है कि हमने इनसे जब बात की तो ऐसा कहा। लेकिन इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक सार्वजनिक रिएक्शन दिया है, वो आप देखिए। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको सर, ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है उसमें ये छापा है। तो समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहाँ से आए, सही है कि गलत? क्या लिखा है आपने पत्र? ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री पर दौर से संबंधित? मेरे कोई जानकारी नहीं। अरे गजब कर दिया सर, आपने पत्र लिखा है कि नहीं लिखा उस पर ही वो कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। नहीं तो उन्होंने ये नहीं कहा ना कि मैंने नहीं लिखा। अब समीर जी बताएंगे, वो कह रहे हैं मुझे 2.5 साल से केवल असहयोग, उपेक्षा और विरोध मिल रहा है। चिट्ठी लिखने के बाद मुख्यमंत्री जवाब भी नहीं देते। देखिए, मालवा की राजनीतिक लड़ाई है और इंदौर हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति में सुपर पावर रहा है। सुमित्रा महाजन वहां से लंबे समय सांसद रही, कैलाश विजयवर्गीय का वहां दबदबा रहा, और कोई मुख्यमंत्री मालवा से ऐसा रहा नहीं। शिवराज सिंह चौहान वहां से नहीं थे, उमा भारती वहां से, उज्जैन भी मालवा ही हुआ ना। हाँ, जुड़ा हुआ है, दोनों मालवा के, बिल्कुल जुड़ा हुआ ही है। तो चूंकि उज्जैन देवास एकदम छोटा, मतलब सिर्फ उज्जैन से महाकाल के कारण जाना जाता है, देवास छोटा है। इंदौर आर्थिक राजधानी रहा, सब बड़े लोग इंदौर में थे, तो इंदौर का हमेशा राजनीति में दबदबा रहा, मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर पॉलिटिकली भी रहा और फाइनेंशियली भी दबदबा रहा। अब मोहन यादव उज्जैन से मुख्यमंत्री बन गए, तो मोहन यादव को लगता है कि भाई उज्जैन मेरे लिए प्राथमिकता है, वो उज्जैन को बढ़ा रहे हैं, वो उज्जैन को आगे बढ़ा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को लगता है कि भाई मैं इंदौर का सबसे बड़ा लीडर हूं। जब इंदौर के प्रभारी मंत्री की बात आई तो मोहन यादव ने अपने आप को प्रभारी मंत्री उज्जैन का इंदौर का बना के रखा, किसी को प्रभारी मंत्री बनाया नहीं। और कैलाश विजयवर्गीय नगरीय निकाय मंत्री है, सारे नगर निगम उनके अंदर आते हैं। उनकी शिकायत यह भी है कि भाई उनसे बिना पूछे अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है, कोई दूसरे अधिकारी उनके यहाँ पर पोस्टिंग कर दी जाती है।
तो लंबे समय से मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो लगातार वह एक सत्ता का संघर्ष चल रहा है, जिस तरीके से मोहन यादव जी वहां पर सरकार चला रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय एक बात बताइए मुझे बस, आप इसमें मैं दिग्विजय सिंह जी का एक कमेंट पढ़ देता हूं। उन्होंने लिखा, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं आपका दर्द और पीड़ा में समझ रहा हूं। जो श्री मोहन यादव जी आपके चरण छूते थे वो अब आपके साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोहन यादव जी आपसे बड़े जूनियर थे, आप बहुत सीनियर हैं, तो आपके पैर छूते थे, और तो अब क्या कैलाश विजयवर्गीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री मान नहीं पा रहे? ये इतनी बात है? नहीं, मुख्यमंत्री तो मानते ऐसा नहीं है, लेकिन एक लंबे समय के बाद अब मुझे लग रहा है कि नाराजगी सार्वजनिक हुई है। जिस तरीके से अमित मंडलोई ने आज स्टोरी ब्रेक की है, अब यह सार्वजनिक हो गया। अब कैलाश विजय अकेले तो नहीं है भाई, ऐसे और भी हैं, प्रहलाद पटेल भी है जो उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते, सीनियर लोग, सही सीनियर लीडर है जो उनको नहीं मानते। ना मुस्कुराइए, इतना कह दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारे सौरभ जी जो है ना बहुत संस्कारी हैं, तो हाँ, मैंने जानबूझ के संस्कार बहुत बचाया है। थोड़ा लाइन भी पढ़ी नहीं इन्होंने ठीक से, वो पढ़िए आप, आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा, श्री मोहन यादव जी आपके चरण छूता था, और जब ऐसी पोस्ट लिखी जाती है तो इसमें ते-ता की गलती नहीं हो सकती। तो हमारे सौरभ जी संस्कारी हैं, तो इसलिए इन्होंने उसको बचा लिया। ये है पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति। जो मध्य प्रदेश में अपने आप को मानते हैं कि हम ही यहाँ की राजनीति चलाते थे, उनका अहंकार ये है, इस पोस्ट में झलक रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर बहुत बड़ी जगह, और वैसे अगर उज्जैन इंदौर किया है तो मोहन जी को जरा समझना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। इंदौर के सैटेलाइट टाउन के तौर पर जाना जाता है, सिटीज जैसा मतलब 60 किलोमीटर की दूरी है। लोग इंदौर रुकते हैं, उज्जैन महाकाल के दर्शन करते हैं, चले आते हैं। और जब सिंहस्थ कुंभ भी हुआ तो मतलब उसके तुरंत बाद में गया तो बड़ा आनंद आया, क्योंकि एक सड़क बढ़िया आउटर रिंग रोड शिवराज जी ने बनवाई थी, जिसमें बड़ा आनंद आता था। अब सवाल यहां यही है कि क्या इसका दूसरा पहलू जिस पे बात नहीं हो रही, क्या ये सब जो लोग हैं ये मोहन यादव की कुर्सी खाने के लिए ये सब राजनीति कर रहे हैं? एक लाइन की बात है, कर रहे हैं क्या? और क्या, और कोई वजह नहीं है। मतलब इनकी नाराजगी जायज नहीं हो सकती? कौन सी नाराजगी जायज? वो कह रहे हैं कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। कमाल है, मुख्यमंत्री होता है अपने गांव को बना देता है इतना ऊपर। ये सवाल कोई सवाल हुआ कि मुख्यमंत्री अपने, और मुख्यमंत्री अगर अपने यहाँ के लिए नहीं करेगा? इसमें बहुत सारी वजह है ना, मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ सकता, वो उसने पूरी चिट्ठी छाप दी है। इसीलिए तो बहुत सारी बातें। आप इंदौर देखिए, इंदौर तो मिनी बॉम्बे कहा जाता है, इंदौर जैसा तो शहर ही नहीं, कोई इतना जबरदस्त शहर है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में योजना जा रही है उस पर एतराज करना हमारा मुकाबला नहीं, वो कह रहे हैं अभी वो जो वहां जैसे पानी की पाइपलाइन में जहरीला पानी वाला मामला हो गया था, उन्होंने कहा मुझे उस पर भी सहयोग नहीं मिला, तो ये भी कह रहे हैं। प्रीतम को जिक्र किया, इंडस्ट्रियल एरिया प्रीतमपुर। चलिए सर, तो अब बहुत तो इस पर नहीं बात हो सकती, लेकिन आपने दोनों ने अलग अलग विषय जो है बता दिए इसमें। ठीक है, आपने लेकिन बड़े दिग्गजों की परेशानी आपने अभी देखा ही था। दिग्विजय सिंह जी का भी दुख है ना, जीतू पटवारी को लेकर, जैसे उन्होंने कहा। हाँ, उनका अपना, तो वो सबका अपना वो तो बड़ा रोचक है। उन्होंने कहा अच्छा, इसमें ये दलाल नहीं, अभी कुछ दिन पहले वो जमीन घोटाला का मामला भी आया था मुख्यमंत्री, वो चिट्ठी किसने लिखी थी? सुनिए ना, वो दिग्विजय ने सफाई दी है, समीर जी को जानकारी कि मैंने उनको दलाल नहीं कहा था, जीतू पटवारी को। वो तो किसी एक पत्रकार के नाम का उपनाम दलाल है, तो इसलिए वो गलती से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक तेलंगाना की खबर देता हूं। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी तेलंगाना गए हुए थे। 2028 में तेलंगाना का चुनाव है, तो बहुत दूर नहीं रह गया है। तेलंगाना में जाके उन्होंने दावा किया कि 2018 में बीजेपी की सरकार बनेगी। फिर उन्होंने बहुत कुछ 2028 में, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका को, तेलंगाना को जो है अपना ATM बना दिया है। ये तो परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। अच्छा, रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, वो रेवंत रेड्डी भी थोड़े दबंग टाइप आदमी है, बात भी करते हैं तो थोड़ी अक्खड़ बात भी लगती है उनकी, थोड़ा भाषा का भी वो है, तो कुछ कह देते हैं तो हमें अलग तरीके से साउंड करता है, लेकिन वो कहते भी वैसे ही हैं। तो इस बार भी मोहन यादव जी ने ऐसा ही कुछ जवाब दिया। मैं दोनों बयान आपको सुना रहा हूं। तो नितिन नवीन के बयान पे ये रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि एक आदमी आए थे, मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता। ये ABVP में रहे हुए व्यक्ति हैं, कह रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष का नाम नहीं जानता हूं। थे ना, तब शायद नहीं जानते होंगे। नहीं, हाँ, तब तो शायद वो राजनीति में भी नहीं होंगे। लेकिन नहीं, सुनिए तो फिर उन्होंने कहा, सुनिए इंटरेस्टिंग बात क्या बोली रेवंत रेड्डी। बोले, कह रहे हैं कि अगली बार सरकार हम बनाएंगे। बंगाल में इनको 15 साल लग गए सरकार बनाने में, तो फिर ये तो तेलंगाना है, यहां के लोग कुचल के रख देंगे। हमें मालूम है कि अगर हम उनसे ये सवाल पूछेंगे कि बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं मिला, आपने महिलाओं को जो आर्थिक सहायता देने का वादा किया था वो किया कि नहीं किया, तो मुझे मालूम है उनका जवाब नहीं आएगा। उनके पार्टी के नेता केवल दरबार सजाने में रहते हैं, कांग्रेस को
यहाँ का एटीएम बनाकर दिल्ली के दरबार सजाते हैं। ఒక ఆయన వచ్చిండు నవీనో నమోనో ఆయన పేరు ఏందో నాకైతే మొత్తం తెలియదు కానీ ఆయన వచ్చి చెప్తుండు వచ్చేది మాదే అని. ఏంది వచ్చేది మీది పన్లీగులో పట్టించాలి. వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చింది వస్తాను, వెస్ట్ బెంగాల్ 15 ఏళ్ళు పట్టింది, తెలంగాణలో కూడా గదే గతి అవుతుంది మీకు. ఆడేనో మమతా బెనర్జీ గారు కాబట్టి మీ పప్పులు ఉడికినాయి. ఈడ మా వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు, ఈయనే ఉన్నారు, దంచుతారు. అందుకే మిత్రులారా, अब बात इसी पे होगी। उन्होंने जो तुलना की कि 15 साल लगे बंगाल में आने में, तो भैया क्या वो कहना चाह रहे हैं कि चलो 15 साल बाद आ जाना अभी नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं कर पाओगे। क्या रिपोर्ट है सर बीजेपी के तेलंगाना में? क्या रिपोर्ट है तेलंगाना की सर? क्या रिपोर्ट है सर? तेलंगाना में कोशिश कर रहे हैं। नितिन नवीन के साथ BL संतोष साहब भी गए थे, अच्छा, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पर गए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि उनका वहाँ पर जाना है। रेवंत रेड्डी अभी आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मुझे ये इस रेफरेंस से, इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन रेफरेंस से याद है कि कभी कुछ साल पहले किसी ने ये भी कहा था कि अमित शाह कौन है। ममता बनर्जी ने पूछा था। नितिन नवीन के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन किसी नेता ने ये भी पूछा था कि अमित शाह कौन है, तो अमित शाह ने बताया। अब ये नितिन नवीन साहब के लिए चैलेंज है कि वो भी बताएं रेवंत रेड्डी जी को कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, अभी शुरू किया है, रेवंत रेड्डी जी ने भी किया है, नितिन नवीन ने भी किया है, दोनों ने किया काम शुरू। अब दोनों कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते, और ये महत्वपूर्ण है कि वो। और बंगाल से उन्होंने तुलना की है। बहुत लोग अब ये कहने वाले मिल जाते हैं कि ये जो जीत बीजेपी को इस बार मिली है, ये 5 साल पहले भी मिल सकती थी। अब वो तो हालात बंगाल के अब समझ में हमें आए ना कि हालात क्या थे बंगाल के अंदर, तो क्या तेलंगाना में वैसे हालात है? देखिए, तेलंगाना में वो हालात तो नहीं है, ये नहीं कहूँगा कि बंगाल की तरह तेलंगाना में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं या हिंदुओं को उस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन रेवंत रेड्डी को एक चीज़ समझनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में उतनी कमजोर नहीं है आज के दिन में, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ वहां पर खड़ा है। मुख्य विपक्षी दल कौन है तेलंगाना का? देखिए, BRS या बीजेपी? अभी तो BRS के साथ है, मैंने बीजेपी के साथ है वहाँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि पिछले चुनाव के बारे में ऐसा कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, और वाकई वहाँ के अध्यक्ष को यदि नहीं हटाया जाता और एक जिस अध्यक्ष को लाया गया वहाँ पर, वो उस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर पाए वहाँ पे, तो भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर कुछ अलग होती। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेलंगाना की तस्वीर अलग होगी और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के पास ही इनरोड्स हो चुके हैं, इनरोड्स बन चुके हैं बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। सर 35% का वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में, 35% 2024 के लोकसभा में 35% मिला है, विधानसभा में 18% मिला है वोट। 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की सर तेलंगाना में। वो तो बंडी संजय कुमार की जगह जी किशन रेड्डी को शायद ले आए थे। वही बंडी संजय कुमार यदि रहते और पता नहीं किन दबाव में उनको हटाया गया, यही सुनते थे कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जिस एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे बीजेपी जा रही थी उसमें कई गड़बड़ियां हुई, टी राजा सिंह का मसला हुआ, खुद कैडर में कंफ्यूजन हुआ, कई तरह की चीजें लीडरशिप में भी। वरना बीजेपी ही जिसको कहते हैं कि प्रथम दावेदार थी सत्ता की, लेकिन चूंकि नितिन नवीन पर उन्होंने टिप्पणी की है, तो वैसे तो हर कोई, हम लोग भी कहते हैं, जैसे हम लोग भी कहते हैं भाई नितिन नवीन जी विधायक से मंत्री बन के चले आए, उनको क्या पता। अच्छा, दिखते भी वैसा गोलू मोलू टाइप है कि लगता है कोई भोला भाला बच्चा चला रहा हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं जो पिछले कुछ समय में उनके बारे में लोगों से बात करते हुए जा रहा हूं, तो एक वो फिर वो है जैसे वो एक साधे वाले तो अंत में देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर है नितिन नवीन जी। अच्छा, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत विनम्र हैं, लेकिन अपना काम बड़े सलीके से करते हैं। रेवंत रेड्डी कह रहे 15 साल और लगेंगे। देखिए, ये तो कांग्रेस के टाइम फ्रेम में सोच रहे हैं, ये अमित शाह वाला टाइम फ्रेम भी तो याद कीजिए ना, वो तो ऐसे नहीं कहते, वो तो टाइम फ्रेम बदल देते हैं जी है ना। तो वो तो 28 में 28 का क्या लग रहा है आपको, मतलब 28 के चुनाव के बारे में क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह का बड़ा बदलाव हुआ है, जिस तरह के दूसरे बड़े बदलाव हो रहे हैं, उसमें कर्नाटक और तेलंगाना उससे अछूता रह जाए। कर्नाटक और तेलंगाना, वो आंध्रा वाले भी तो घूम रहे हैं यहाँ बहुत, क्या नाम है उनका, पवन कल्याण वो कह रहे हैं बीजेपी के साथ ही हैं, इसी टारगेट में वो भी घूम रहे हैं। जाहिर है कि जब दो पार्टियों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो वहां जैसे आंध्रा तेलंगाना में बीजेपी लीडरशिप बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा। आप वेंकैया नायडू, आज ये आप
उनकी बात कर रहे हैं मंडी की और वो सर 35% का वोट बैंक लोकसभा में रहना कम नहीं है सर। अगर आप नहीं, लेकिन अब वो कैडर वाली पार्टी, अभी तक क्या था कि अब उसका कैडर नहीं था वहां, अभी कुछ नेता हो गए, कुछ चीजें हो गई। अब क्या है कि बाकायदा वो हर जगह पॉलिटिक्स के हर लेवल पे भारतीय जनता पार्टी वहां है, और वो पता नहीं, वो रणनीतिक तौर पर ये बड़े शोध का विषय है कि कैसे वो एकदम से पीछे चली गई और कांग्रेस वहां इस तरह। अगला चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का ही होगा सर तेलंगाना में। बीआरएस तीसरे, बीआरएस नहीं रहेगा, सौरभ जी, जैसे तमिलनाडु में कहते हैं ना कि विजय आ गए तो जाना था इनको, ऐसे ही केसीआर को जाना था, अब उस जगह को बीजेपी नहीं फिल कर पाई, कांग्रेस फिल कर। नहीं, वो उसमें भी कंफ्यूजन रहा कि केसीआर के साथ जाना है कि नहीं जाना। वो बीजेपी का वो इलेक्शन बहुत लीडरशिप। आपको बंगाल से एक केसीआर के लिए खबर देता हूं, बंदी संजय कुमार को बहुत सारा रहा। एक खबर देता हूं आपको बंगाल से। बंगाल में आपने खूब देखा, शुरुआत में लोगों को इसमें बड़ा मजा भी आया, फिर लगा कि ये त्योहार हर रोज होने लगा। जहां देखा टीएमसी का आदमी उसको अंडा मार दे, अंडा मार दे, अंडा मार। तो इस एग अटैक को रोकने में अब अदालत को आना पड़ा है। अब लोगों को पहले लगता था लोगों की नाराजगी है, चलो भाई ठीक, लोगों की नाराजगी भी सही, लेकिन है तो ठीक नहीं भाई, ये तो हादसे भी हो जाते हैं ऐसे में। और ये इतना फ्रीक्वेंट होने लगा, जगह जगह होने लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले पर सख्ती दिखानी पड़ी है। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि जहां कहीं भी अंडा मारने वाला प्रकरण हो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता था छोटी मोटी बात है। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे हर मामले में एफआईआर हो, और ये भी जो अगर कोई आरोपी भी है उसका भी मौलिक अधिकार है। तो भाई ये बात सहन नहीं होनी चाहिए। मैं तो सहमत हूं इस बात से बिल्कुल। अब ये सब सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। फिर दूसरी एक, अभी बीच में आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर आई थी, इसमें हाईकोर्ट ने सरकार से 20 जुलाई तक हलफनामा मांगा। अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो साझा किया, वो वीडियो चला दी स्क्रीन पर। कह रहे मेरे घर के बाहर एक आदमी मोटरसाइकिल से उतरता है, बाकायदा स्टैंड वैंड लगा के बड़े आराम से आता है, वह पत्थर उठाएगा, ढेला और मारेगा। बोले कि ये हालत कर दिया हमारे बंगाल की। अच्छा, वो आदमी कितने इत्मीनान में है ये देखिए आप, रुक भी रहा, उसके बाद पत्थर मार के भी रुका हुआ है कि कोई आए तो। अकेला है, वेट कर रहा है वो, उसने पत्थर फिर दोबारा उठाया, फिर दोबारा मारा। तो ये अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये राजनीति बना दी। अच्छा, पत्थर भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा सॉलिड है, मगर ठीक है, अब ये सब बंद होना चाहिए। हो गया चुनाव के बाद अब लोगों की जो है वो निकर परेड भी हो गई है। लेकिन अब ये सब तो दो ही कारण हो सकते हैं सर, या तो शुभेंदु अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फैले, या शुभेंदु सरकार का समर्थन है। नहीं, शुरुआत तो मुझे लगता था सरकार ने थोड़ा बहुत तो लोगों को वेंट आउट भी करने दिया, वेंट आउट ठीक है, लेकिन अब वो हो गया, अब वो पीरियड ओवर हो गया। और हाईकोर्ट इस तरीके से बोल रहा है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, मैं जिस ढंग से वो आया, मोटरसाइकिल को बड़े आराम से खड़ा किया और उसके बाद पत्थर फेंका, वही वाला विजुअल ले लीजिए। फिर देखा कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर उठा करके उसी पत्थर को दोबारा फेंका। तो देखिए, कुछ न कुछ तो अंदर से ग्रजेज होगा या बदमाशी होगी, बट फिर भी इस प्रकार की चीजों को कभी समर्थन नहीं दिया जाता है, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर अराजकता की तरफ ले जाएगा। ठीक है, थोड़ी शुरू में चुनाव के बाद जो है थोड़ी लोगों में प्रतिक्रिया आई होगी, उनको आखिर 12 साल 15 साल तक दबाव नहीं, बहुत थी सर। अभिषेक बनर्जी को ही अंडे पड़ गए थे। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, तो प्रतिक्रिया देखिए, जब पेंटअप फीलिंग निकलता है तो ऐसे ही सड़कों पर ही निकलता है, लेकिन वो कितने दिनों तक? ठीक बात है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का ये मुद्दा बन जाता है और फिर आपके गवर्नेंस पर ये रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं सर, एक थप्पड़ का है, इसको बढ़िया से ठीक है, कोर्ट कह रहा है एफआईआर। ये जो है ना, ये सचमुच ये वैसा लॉ एंड ऑर्डर वाला नहीं है, लेकिन इसको एक बढ़िया रहपटा देने की जरूरत है। नहीं, वो तो एक पैटर्न बन गया ना, बंगाल की पहचान बन गई अंडे से हमला। देखिए, एक चीज थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए, पहले जैसी पहचान नहीं। हम लोग चूंकि है क्या कि हम लोग रिएक्ट करते हैं तो उसका जो पैरामीटर होता है वो कम ज्यादा नहीं करते, एक बराबर करते हैं, क्योंकि चाहे छोटा था, पहले जो हुआ था उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी जो हो रहा है ये बहुत गड़बड़ है, इसको रोकना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले से हिंसा से तुलना मत। नहीं, हिंसा से नहीं तुलना, मतलब ये मैं कह रहा हूं ना, मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर हिंसा ऐसे थोड़ा सा, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं चुनाव के बाद वो अंडे से हमला एक तरीके नहीं होना चाहिए, जैसे इसको भी एक खबर और बता दो, दूसरे राज्यों में फैलने लगा देख के कि भाई हर जगह आदमी जो है हालत होगी, अपोजिशन वाले को अंडा ही मारने लगेगा, हर जगह होगा। फिर अब वहां पर एक कंट्रोवर्सी और हो गई। 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने भी और दूसरे गुट ने भी ये अपना एक क्या कहते हैं वो शहीद दिवस मनाने के लिए एक मोर्चे की या एक रैली की परमिशन मांगी थी। तो वहां पर जैसे पहले आईपीसी में धारा 144 होती थी,
वो लगा दी गई। बीएनएस में शायद 163 होती है, 163। तो वो 163 धारा शुभेंदु सरकार ने लगा दी है। अब वो धर्मतला इलाके में जहां से इन्होंने मांगी थी वहां सब निषेधाज्ञा लग गई है। आप पांच आदमी वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते। तो बेसिकली परमिशन डिनाइड कि आप रैली नहीं करेंगे। तो इसकी नौबत क्यों आई, कल वो भी कलकत्ता शहर में करने की? सर नहीं, जरूरत ये तो शहीद दिवस पर रैली करना मुझे तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। उनका एनुअल इवेंट है, एनुअल इवेंट है, और सरकार चाहती तो ये भी कर सकती थी कि दो लोगों को, दो ग्रुप यदि कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग जगह दे देते। इसमें कोई बहुत बड़ी बात उस तरह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकारें कैसे काम करती हैं और क्यों अपने, क्या ममता जी को बिल्कुल सर नहीं उठाने देना चाहते शुभेंदु अधिकारी? अभी ये किसी के चाहने से नहीं होता, वैसे मैं बता दूं आपको। अभी ठीक है कि आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन किसी के चाहने नहीं चाहने से सर उठाना, ममता जी भी नहीं सर उठाना देना चाहती थी तो हो गया ना। तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों को एक मौका मिले। जैसे वहां भी होता है ना, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में होता है, शिवसेना के दोनों गुट करते रहते हैं और उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ रहा है? तो कहा था 5 लोग भी आएंगे तो भी मैं, और वो शहीद दिवस तो बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नहीं है। हाँ, वो सीपीएम के खिलाफ। वही मैं कह रहा हूँ कि इस पर तो शुभेंदु जी को कहना चाहिए कि आप दोनों मनाइए, और शुभेंदु को प्रेस वार्ता करनी चाहिए कि ये दोनों समूह अलग हो गए हैं, ये मना रहे हैं। लेकिन हम बंगाल के लोगों के तौर पर हमने देखा है कि कैसे कम्युनिस्ट शासन ने अत्याचार किया, उसको याद दिलाने का एक मौका। युवक कांग्रेस के लोगों को मारा गया, 13 लोगों की जान चली गई। तो मुझे तो लगता है कि इसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि कम्युनिस्टों का राज कितना खराब था। उनको यह समझना चाहिए कि इसको, और किसी भी इस तरह के, चाहे वो प्रतीकात्मक हो या प्रदर्शन हो, उसको इजाजत देनी ही चाहिए। अजय राय को इतने आसानी से राम भगवान के दर्शन नहीं करने देंगे तो रैली इतनी आसानी से करने देंगे क्या? नहीं, वो भी भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं करने जा रहे थे, वो ट्रस्ट के मेंबर के पास प्रतिनिधिमंडल के तौर पर जा रहे थे, मंदिर दर्शन करने जा रहे थे कि भाई दर्शन कराते छोड़ देते। सुन तो लीजिए, वो भी गड़बड़ किया। आखिर में तो जाके आपने दर्शन कराए, तो पहले करा देते ना, पहले करा देते। ये जो पुलिस वाले या प्रशासन पर उनको प्रशासन में मत थोप दीजिए। नहीं, दर्शन पर उनकी पाबंदी नहीं थी। अंत में जब हम प्रशासनिक सलाहकार कह रहे हैं तो सिर्फ दरोगा की बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं। जो लोग होते हैं वो मुख्यमंत्री को समझाते हैं कि जाने दीजिए, हंगामा होगा, बवाल होगा, यही रोक दीजिए। कैसे रोक देंगे आप? प्राइमा फेसाई तो यही लग रहा था कि भाई इसको रोकने में क्या रोक करके क्या मिल रहा है? खबर उल्टी है, योगी आदित्यनाथ ने परमिशन दिलवाई, उनको खबर लगी कि रोका जाएगा, जाने दो दर्शन करने। उनको पता ही नहीं था कि जाने ही देना चाहिए। अब योगी जी के पास खबर गई, उन्होंने क्यों रोका? जाना तो दर्शन करवाओ। सर ऐसा मासूम होने का हाइट से तो कोई रिलेशन है नहीं। वो होता है, योगी जी ने नहीं रोका था सर, वहां के स्थानीय प्रशासन ने रोका। बहुत दिन बाद, लेकिन शर्मा जी ने आज बहुत दिन बाद दिया ये। सॉरी सर। नहीं, उत्तर प्रदेश में सारे अच्छे काम योगी जी करवाते हैं, इसमें क्यों आपत्ति है आपको? सर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने भी जाते जाते दे दिया, बहुत धन्यवाद आपका। त्रिपाठी जी का, संजीव जी का, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया।